कब हम जाकर समझें कि ये ब्रेस्ट कैंसर ही है? वो ट्यूमर कैंसर भी ज्यादा एग्रेसिव होने का चांस रहता है। पीरियड के आने से पहले इस साइड पे लंबा ऐसे पेन होता है, ये उसका ट्रीटमेंट रहता है। बाकी और भी टाइप्स के इन्फेक्शन ब्रेस्ट में रहते हैं। एक बार हमें सेम ब्रेस्ट में अगर ट्रीटमेंट हो गई है तो फिर से होने के चांस बनते हैं कि नहीं होते हैं? तो अपने आप से डायग्नोज करने से अच्छा है आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाओ। तो वो जो निकालने की जो प्रोसेस होती थी कि हम ब्रेस्ट निकाल ही देते हैं, तो क्या उसमें पूरे ब्रेस्ट में ही कैंसर होता था? जिनका ऑपरेशन है उसके कुछ साइड इफेक्ट्स रहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी जो ट्रीटमेंट चलती है उसमें सर्जरी को भी अलग अलग होते हैं। वो लेडी को ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान हमें बहुत सारे मेडिसिन लेना भी अलाउ नहीं होता है। ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो या कुछ ऐसे सिम्टम्स पड़े कि ब्रेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो डॉक्टर देते हैं हाँ। वो लंप निकाल देते हैं, विच इज एकदम रॉन्ग। एक एक्टर है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, उन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट कराया था सिलिकॉन का। उनका कैंसर नहीं था, इम्प्लांट कराया था जो कि बहुत हेवी फील हो रहा था उनको, और उन्होंने फिर रिप्लेस कराया है। ये सब जो एक्सपेरिमेंट है, क्या इन सब से भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं? उनका काम ही है कि जो बॉडी में रैपिडली ग्रोइंग सेल्स है उनको किल करना। एडवाइस होगा उन लोग के लिए कि जिनको समझ नहीं आ रहा है कि हमें डॉक्टर ट्रीट क्या कर रहे हैं। और इफ आई एम सस्पेक्टिंग कैंसर देन आई विल डेफिनेटली एडवाइस। ब्रा पहनने से कैंसर हो सकता है। स्ट्रेस कैन कॉज मल्टीपल थिंग्स। नमस्ते, मैं डॉक्टर बीना बन्ना आपका स्वागत करती हूँ एक और नए पॉडकास्ट में, जहाँ हम बात करते हैं हेल्थ, वेलनेस और ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक एक्सपर्ट के साथ। आज हमारे पॉडकास्ट में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाइफ सेविंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ब्रेस्ट कैंसर। और इस क्रिटिकल टॉपिक को समझाने के लिए हमारे साथ हैं एक हाईली एक्सपीरियंस्ड ब्रेस्ट कैंसर सर्जन डॉक्टर स्वाति सुधाकर। और डॉक्टर स्वाति अपने करियर में कई पेशेंट को सक्सेसफुली ट्रीटमेंट किया है और उनका फोकस है अर्ली डिटेक्शन, मॉडर्न सर्जिकल टेक्निक्स और वीमेन को एम्पावर करना विद द राइट नॉलेज। आज हम समझेंगे ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है, कैसे कौन कौन से सिम्टम्स पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के ऑप्शन क्या होते हैं और वीमेन कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको यहाँ पे एक्सपर्ट की जानकारी मिल सके। वेलकम मैम, आपका स्वागत है हमारे न्यू पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू बी हियर। मैं पहला ही क्वेश्चन लेना चाहूंगी कि ब्रेस्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, पेन होता है और इचिंग भी होती है कभी कभी। तो कब हम जाकर समझें कि ये ब्रेस्ट कैंसर ही है? और क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे पस भी आ रहा है तो ये कैंसर का तो नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, तो कौन सी इश्यूज को हमें ऐसे देखना चाहिए कि ये ब्रेस्ट कैंसर की तरफ जा रहा है? ब्रेस्ट रिलेटेड कुछ सिम्टम्स रहते हैं, जैसे मोस्ट कॉमन सिम्टम है ब्रेस्ट में पेन होना, हाँ। है ना, स्पेशली हेवीनेस, पेन जस्ट बिफोर द पीरियड्स। ये वेरी कॉमन सिम्टम है, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू कैंसर बेसिकली। अदर सिम्टम्स जैसे कि ब्रेस्ट में लंप आना, है ना, गठान या स्वेलिंग आना, इचिंग होना, निपल डिस्चार्ज होना, ऐसे कुछ ब्रेस्ट रिलेटेड सिम्टम है। अभी कोई भी लेडी अगर उसको कुछ ब्रेस्ट रिलेटेड सिम्टम है तो सबसे पहले तो वो शी शुड टेक इट सीरियसली, है ना। उसको पहले तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट को स्पेशली। मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेस्ट पेन इज नॉट ड्यू टू कैंसर। कैंसर के केस में ब्रेस्ट में लंप होता है या गांठ होती है, एंड द टिपिकल फीचर ऑफ ब्रेस्ट लंप इन ब्रेस्ट कैंसर इज दैट लंप इज ऑलवेज पेनलेस। मतलब जो ब्रेस्ट में गांठ रहती है वो उसमें दर्द नहीं होता, इसीलिए तो पेशेंट लेट आते हैं, क्योंकि पेशेंट को लगता है कि आप ब्रेस्ट में गांठ है, उससे कुछ मुझे तकलीफ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दर्द नहीं, कुछ नहीं, क्यों दिखाने लोग, तो वो डिले कर देते हैं। बट दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सो 90% ऑफ द टाइम patient presents with a lump in a breast for breast cancer, but 90% of the lumps are not cancerous. Yes. तो अगर ब्रेस्ट में लंप है जरूरी नहीं कैंसर का ही है ना। देर आर मेनी अदर रीजन्स फॉर हैविंग गेटिंग अ लंप इन द ब्रेस्ट। तो दैट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कि लंप इन अ ब्रेस्ट। सेकंड कॉमन सिम्टम इज निपल डिस्चार्ज, स्पेशली सीरस और यू कैन से ट्रांसपेरेंट और ब्लड स्टेन, है ना।
ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम निपल, और जो स्पॉन्टेनियस हो, मतलब अपने आप से आ रहा है, ऐसे नहीं कि दबाने पे आ रहे हैं, है ना, अपने आप से आ रहे हैं, ब्लड स्टेन हो, सीरस हो, ये भी एक वन ऑफ द सिम्टम है ब्रेस्ट कैंसर का। अगर मिल्क डिस्चार्ज आ रहा है या कुछ डिफरेंट अलग टाइप का डिस्चार्ज आ रहा है, मे नॉट बी, बट एनी काइंड ऑफ निपल डिस्चार्ज यू शुड शो टू डॉक्टर स्पेशलिस्ट। देन अदर सिम्टम्स जैसे रहते हैं ब्रेस्ट में, जरूरी नहीं कि सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर ही हो, अदर बहुत सारी बीमारियां भी रहती है। सबसे कॉमन तो लेडीज में ये रहता है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से, उसको फाइब्रोसिस्टिक डिसीज बोलते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से पेन होता है। यूजुअली ये पेन दोनों ब्रेस्ट में होता है, यूजुअली पीरियड्स के पहले होता है, और वंस पीरियड्स आर देयर द पेन गेट्स ओवर, पीरियड्स के बाद वो पेन खत्म हो जाता है, और उसमें हेवीनेस भी होता है और पेन होता है, और इट इज कंटिन्यूस, मतलब पीरियोडिक साइक्लिकल से। तो ईच एंड एवरी साइकिल पेशेंट इज गेटिंग पेन जस्ट बिफोर द पीरियड्स, ऐसा है। ये यूजुअली हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, फाइब्रोसिस्टिक डिसीज के वजह से होता है। ये इसका ट्रीटमेंट जस्ट मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब कुछ मेडिसिन से वो ठीक हो जाता है। दूसरे जो भी स्वेलिंग रहते हैं ब्रेस्ट में, तो कैंसर छोड़ के भी अदर टाइप ऑफ स्वेलिंग्स रहते हैं ब्रेस्ट में। जैसे कि अगर कोई यंग लेडी है, यंग गर्ल 15 to 25 एज, टीनेजर है, तो उसमें फाइब्रोएडिनोमा नाम का जो ट्यूमर रहता है, इट्स वेरी वेरी कॉमन। वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही होता है। इट इज नॉट अ कैंसरस ट्यूमर, इट इज अ बिनाइन नॉन कैंसरस ट्यूमर। अदर टाइप ऑफ ट्यूमर जैसे आफ्टर 30 to 40 के बीच में फाइलस ट्यूमर करके है, वो भी बहुत कॉमन है लेडीज में। इट इज ऑल्सो नॉन कैंसरस टाइप ऑफ ट्यूमर, बट इट इज लिटिल मोर एग्रेसिव देन फाइब्रोएडिनोमा, तो ये अलग टाइप का ट्यूमर है। एंड थर्ड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन वुमेन इज इन्फेक्शन। सो ब्रेस्ट इन्फेक्शन इज ऑल्सो वेरी कॉमन। ब्रेस्ट इन्फेक्शन में क्या होता है, ब्रेस्ट में पेन होता है, बट नॉट इन बोथ द ब्रेस्ट, दोनों ब्रेस्ट में नहीं, एक ही ब्रेस्ट में पेन होगा, वहाँ पे रेडनेस होगा, वहाँ पे स्वेलिंग होगा, और पेशेंट को फीवर भी होगा, साथ में फीवर भी होता है जैसे इन्फेक्शन होता है। तो लोकल पेन, फीवर, रेडनेस, स्वेलिंग, ये साइंस है ब्रेस्ट इन्फेक्शन के। इसको मैस्टाइटिस बोलते हैं। अगर अर्ली स्टेज में ट्रीट करते हैं तो वो यूजुअली एंटीबायोटिक से रिकवर हो जाता है, बट कभी कभी कुछ पेशेंट डिले करते हैं, जल्दी नहीं आते दिखाने, तो उसमें एब्सेस फॉर्मेशन या पस फॉर्मेशन होता है। उस केस में फिर सर्जरी करना पड़ता है, वो कट लेके और जो एब्सेस है, जो पस है, उसको ड्रेन करना पड़ता है। ये उसका ट्रीटमेंट रहता है। बाकी और भी टाइप्स के इन्फेक्शन ब्रेस्ट में रहते हैं, जैसे ग्रैन्युलोमेटस मास्टाइटिस करके है, ऑटो इम्यून डिसीज, वो भी कॉमन है आफ्टर 30-40 ईयर्स। और ट्यूबरकुलस मास्टाइटिस इज ऑल्सो कॉमन इन इंडिया, वैसे भी केसेस हमने देखे। तो ये बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है ब्रेस्ट रिलेटेड। एक तो पेन, सेकंड इज लंप और स्वेलिंग, एंड थर्ड इज निपल डिस्चार्ज। ये 3 सिम्टम्स इम्पॉर्टेंट है। बट आई वुड सजेस्ट कि किसी भी लेडी को अगर इसमें से कुछ भी सिम्टम है, तो अपने आप से डायग्नोज करने से अच्छा है आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास दिखाओ, उनको बताओ क्या प्रॉब्लम है, फिर दे विल कम टू कंक्लूजन व्हाट इट इज। दैट्स द बेटर थिंग। अभी मैं एक इससे के साथ इंसिडेंट जोड़ूंगी कि एक मेरी रिलेटिव है, यंग है, उन्होंने कॉल किया कि आपने जो ब्रेस्ट कैंसर पे पॉडकास्ट पहले किया है, उससे मुझे ना एक चीज समझ में आ रहा है कि मुझे ना लंप जैसे समझ आ रहे हैं, और मैं क्या करूं, मुझे कैंसर हो गया क्या। मैं बोली कि इमीडिएट तुमको कुछ भी लग रहा है, तुम डॉक्टर से मिलो और वही समझा पाएंगे। तो नहीं, पेन तो होता ही नहीं है, तो मुझे वही समझाना था कि पेन वाले कैंसर है नहीं है, ये जो लंप है ये कैंसर में जाएगा कि नहीं जाएगा, पेन ही है कि नहीं है, ये समझाना मेरे बस की बात नहीं है, तुम डॉक्टर से मिलो। कैंसर का लंप यूजुअली पेनलेस होता है, हाँ, बट इन थोड़ा एडवांस स्टेज में उसमें पेन भी होता है। और बाकी के पेनलेस लंप भी रहते हैं जो कैंसरस नहीं होते, जैसे कि मैंने आपको बताया फाइब्रोएडिनोमा और फाइलस ट्यूमर, ये भी पेनलेस ही होते हैं, उनमें भी पेन नहीं होता। यूजुअली पेन इन्फेक्शन में होता है,
Okay. या फिर हार्मोन रिलेटेड उसमें हाँ. पेन होता है। और इन्फेक्शन में ही ज़्यादा से ज़्यादा पेन होता है। अगर पेनलेस लम्प है, ज़रूरी नहीं कि वो कैंसर ही हो, हाँ. वो कोई दूसरा ट्यूमर भी हो सकता है। हम्म. फाइब्रोएडिनोमा हो सकता है, फाइलस ट्यूमर हो सकता है। और कभी कभी तो पेशेंट ऐसे आते हैं हमारे पास क्लिनिक में कि डॉक्टर मुझे बहुत बड़ा लंप है ब्रेस्ट में, क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू एग्जामिन द ब्रेस्ट। हाँ. वो ऐसे पिंच करके देखते हैं तो पूरा ब्रेस्ट ही लंप लगते हैं उनको। हाँ. तो जब ये हम एग्जामिन करते हैं तो उनको लंप ही नहीं रहता। फॉरगेट अबाउट पेनलेस, पेनफुल, उनको लंप ही नहीं रहता, जो कि पेशेंट को लग रहा है बहुत बड़ा लंप है मुझे। और सेकंड थिंग वी कैन ऑल्सो डू इन्वेस्टिगेशन। जैसे कोई लेडी लेस देन 40 ईयर्स है तो हम लोग सोनोग्राफी करते हैं, ब्रेस्ट का सोनोग्राफी करते हैं। उसमें कोई छोटा मोटा भी लंप है जो कि मिलीमीटर साइज में है, हाथ को नहीं है, वो भी सोनोग्राफी में दिख जाता है। कोई लेडी अगर मोर देन 40 ईयर्स है तो स्टैंडर्ड टेस्ट इज मैमोग्राफी। मैमोग्राफी इज एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट, वो हम लोग करते हैं। उसमें सब पता चलता है कि अगर कोई छोटी भी गांठ है, कोई भी स्वेलिंग है, कोई और कुछ फाइंडिंग्स है तो वो दिखते हैं। तो लम्प होते हैं, जैसे आपने भी बताया कि वो विमेन को पहचान में भी नहीं आता है कि वो होल ब्रेस्ट को ही समझ बैठती हैं कि ये लम्प है। तो एग्जैक्ट लम्प को हम कैसे समझ सकते हैं? For that you need to do your breast self examination routinely. अगर और routinely में इसका मतलब है नहीं डेली, और डेली नहीं करनी है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, महीने में एक बार करनी है। मोस्टली वंस योर पीरियड्स आर ओवर, आप डे 4, 5 या 10 डे, ऐसा कुछ एक फिक्स डे डिसाइड करके उस दिन आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करनी है। उसके 3 स्टेप्स रहते हैं। फर्स्ट इज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन इज यू हैव टू जस्ट अनड्रेस एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड लुक कि जो आपका नॉर्मल जो है वो आपको देखना है ना, कि नॉर्मल ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ निपल, व्हाट इज हाउ इज द स्किन ओवर द लम्प, हाउ इज द साइज ऑफ द ब्रेस्ट, है ना। अगर आपको नॉर्मल अच्छे से पता है तो ही कोई कुछ एबनॉर्मल है तो आप इजीली जल्दी कैच कर पाओगे। तो इंस्पेक्शन में आपको देखना है कि कोई निपल का लेवल सेम है क्या, निपल अंदर की तरफ पुल हो गई क्या, निपल रिट्रैक्शन बोलते हैं उसको, या स्किन जो है स्किन के ऊपर कुछ डिम्पलिंग है क्या, स्किन अंदर की तरफ खींची हुई है क्या, ब्रेस्ट कुछ डेविएट हो गई क्या, एक तरफ ब्रेस्ट डेविएट हो गई क्या, ब्रेस्ट में ऑब्वियसली कोई लंप दिख रहा है क्या, कोई रेडनेस है क्या, या एक प्योर ऑरेंज करके बोलते हैं हम, जैसे संतरे का साल रहता है उसके ऊपर जैसे डिम्पलिंग होते हैं, उस तरह का कोई स्वेलिंग है क्या, कोई सूजन है क्या, वो देखना पड़ता है। ये तो इंस्पेक्शन हो गया। सेकंड स्टेप इज पाल्पेशन। पाल्पेशन में आपको बेड पे लाई डाउन करना है और विद द पामर सरफेस ऑफ योर हैंड, मतलब जो आपका ये जो फ्लैट सरफेस है उससे इन ए सर्कुलर फैशन यू हैव टू जस्ट पाल्पेट होल ऑफ द ब्रेस्ट। उसमें अगर कोई लंप है तो इमीडिएटली इट विल हिट टू योर हैंड। Yes. So you have to flatten your breast by lying down on a bed, and then with the palmar surface of your hand आपको ऐसे सर्कुलर फैशन में पाल्पेट करना है। अगर कोई लंप है तो आसानी से वो आपके हाथ को टच होगा। अगर कैंसर का लंप है तो इट्स वेरी इजी, इट इज लाइक अ स्टोनी हार्ड इन कंसिस्टेंसी, मतलब आप पत्थर को हाथ लगाओगे तो कैसे लगेगा, एग्जैक्टली वो फीलिंग वो आती है। कैंसर लंप इज ऑलवेज हार्ड टू टच, इट इज पेनलेस मोस्ट ऑफ द टाइम एंड इट इज इमोबाइल, मतलब वो उसका मूवमेंट ही होता है ज़्यादा, वो उधर के उधर फिक्स रहता है, और इट इज यूजुअली इरेगुलर, और it doesn't have a smooth borders. It is irregular, hard and fixed. जो benign lump रहते हैं, जो नॉन कैंसरस रहते हैं, वो यूजुअली स्मूथ रहते हैं, राउंडेड रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, मोबाइल रहते हैं, मतलब हिलते हैं वो, आप टच करोगे इधर से उधर। फाइब्रोएडिनोमा इज कॉल्ड अ माउस इन द ब्रेस्ट। वो एक तरफ आप हाथ लगाओ दूसरी तरफ चले गए, वो इतना मोबाइल रहता है। दिस इज बट फिर भी आप खुद से मत डायग्नोस करो, आप डॉक्टर के पास, आई विल इंसिस्ट दैट यू शुड टू द डॉक्टर। एंड थर्ड स्टेप इन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज जस्ट पिंच निपल लिटिल बिट, नॉट harsh in a harsh way, just pinch little bit and see if any discharge is coming. If it is coming spontaneously, then you note it
कि वो डिस्चार्ज का कलर कौन सा है ना, और एक डक से आ रहा है, मल्टीपल डक से आ रहे हैं, है ना, तो वो आपको नोट डाउन करना है। तो ये 3 स्टेप्स ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में होते हैं। ये आपको हर महीने करना है, नॉट एवरी डे, हर महीने करना है। यू हैव टू गिव डेडिकेटेड 5-7 मिनट्स फॉर डूइंग दिस ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। अगर आप ऐसे रूटीनली करते हो तो कोई भी एबनॉर्मल थिंग या कोई भी न्यू थिंग है आपके ब्रेस्ट में, आप इमीडिएटली कैच कर पाओगे, ठीक है। उस टाइम फिर आपको डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाना है। अगर आपको ब्रेस्ट में कोई लंप या स्वेलिंग लगता है, या फिर निपल से कुछ डिस्चार्ज आ रहा है, या ऊपर की जो स्किन है उसमें कुछ चेंजेस लग रहे हैं, इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना। मेनी टाइम्स मेरे पास पेशेंट थी, मतलब ऑब्वियसली कुछ भी नहीं था, उसको हाथ को कुछ भी नहीं लग रहा था, बट शी जस्ट नोटिस अ डिम्पलिंग ओवर हर ब्रेस्ट एट वन पर्टिकुलर पॉइंट। तो उसे वो देख के वो आई, वेरी यंग पेशेंट, 40 years, तो उसको मैमोग्राफी किया, इट वाज वेरी स्मॉल ब्रेस्ट कैंसर। Okay. तो स्किन चेंजेस आर वेरी इम्पोर्टेंट, यू हैव टू सी फॉर स्किन चेंजेस। तो आप ऐसे हर महीने करो, और आई वुड आल्सो एडवाइस यू टू डू क्लिनिकल चेकअप, है ना, साल में एक बार ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाके क्लिनिकल चेकअप करो। वी आल्सो advice like doing a sonography, है ना, if patient is less than 40 years, do a sonography of the breast. If she is more than 40 years, then screening mammography is the best test. It's the best tool for detecting cancer at an early stage. Screening mammography में क्या होता है ना, कुछ early signs of breast cancer है जो उसमें दिखते हैं। मैं आपको बाद में स्टेजिंग बताऊंगी। उसमें से जो स्टेज 1 के भी पहले एक DCIS करके प्री इन्वेजिव कैंसर करके स्टेज है ब्रेस्ट कैंसर का, उसमें कुछ माइक्रो कैल्सिफिकेशन दिखते हैं मैमोग्राफी, वो स्टेज मैमोग्राफी पे डिटेक्ट होता है। अगर उस स्टेज में पेशेंट का डायग्नोसिस हो गया ब्रेस्ट कैंसर का और उसने उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट करे, मोस्टली तो सर्जरी ट्रीटमेंट रहेगा, तो शी इज कम्प्लीटली क्योर, उसको बाद में फिर कैंसर नहीं होगा, ऐसा है। तो दैट्स द बेनिफिट ऑफ मैमोग्राफी। मैमोग्राफी इज अ वेरी यूजफुल टूल टू आइडेंटिफाई ब्रेस्ट कैंसर एट अ वेरी वेरी अर्ली स्टेज, सो दैट वी कैन डू द ट्रीटमेंट एंड वी कैन क्योर द पेशेंट। बहुत सारे विमेन का ना आफ्टर बर्थ उनका नोटिस होता है कि ये शायद ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि ये कोई एक ब्रेस्ट का साइज बड़ा हो जाता है, कोई का छोटा हो जाता है, तो ये जो साइज डिफरेंसेस होते हैं ये नॉर्मल है कि कोई? ये परफेक्ट नॉर्मल। अगर पहले से ही है, पहले से वो ट्रेंड चल रहा है, तो वो तो नॉर्मल ही है। मतलब ज्यादातर डिलीवरी के बाद? हाँ, डिलीवरी के बाद ही होता है। फीडिंग के बाद किसी ब्रेस्ट से कम किया, किसी से ज्यादा किया, तो साइज में डिफरेंस आता है, ये तो नॉर्मल ही है। बट फिर भी आप एक बार सोनोग्राफी करके एश्योर कर सकते हैं कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, देयर इज नथिंग इनसाइड द ब्रेस्ट व्हिच इज स्मॉल आल्सो। अगर कुछ छोटा भी है जो हाथ को नहीं लग रहा, वो भी सोनोग्राफी में दिख जाता है, तो वो आप कंफर्म कर सकते हैं। बट ब्रेस्ट का साइज थोड़ा बहुत कम ज्यादा तो होना, ये तो नॉर्मल ही चीज है। किसी का भी एग्जैक्टली परफेक्टली सेम टू सेम नहीं रहता है। और कभी कभी निपल अंदर की तरफ जाना, ये भी कंजेनाइटल रहता है, इसको इन्वर्टेड निपल्स बोलते हैं। यू शुड नॉट कंफ्यूज इन्वर्टेड निपल विथ रिट्रैक्टेड निपल, बिकॉज रिट्रैक्टेड निपल इज अ साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। हाँ, ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है, जो जिस ब्रेस्ट में लंप है या ट्यूमर है, उस साइड की निपल अंदर की तरफ पुल हो जाती है, उसको रिट्रैक्शन ऑफ निपल बोलते हैं। और कभी कभी कुछ कंजेनाइटल एनोमलीज में निपल इन्वर्टेड होते हैं, पूरे के पूरे निपल अंदर की तरफ होते हैं। वो लेडी को ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है ना, या वो लेडीज को इन्फेक्शन के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। ब्रा पहनने से कैंसर हो सकता है अगर ब्रा के साइज नॉर्मल नहीं है तो? मतलब अगर बहुत सारे मेन हैं जो बहुत टाइट पहनते हैं? टाइट तो नहीं पहनना चाहिए डेफिनेटली, बट यू शुड वेयर अ सपोर्ट ब्रा। ओके, तो ऐसा भी है क्या कि ब्रा को कवर्ड होनी चाहिए पूरी एरिया को, ब्रेस्ट को? कि बहुत सारे मार्केट में ब्रा ऐसे हैं जो स्ट्रिप साइज में होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो उससे नुकसान हो सकते हैं या नॉर्मल है? Nothing like such type of data is not available. But whatever I have seen in my practice, that the ladies who wear those underwire bra, that is very harmful.
it definitely causes skin irritation and infection. I have seen patients who have developed breast abscess due to that underwire bra. So definitely it is harmful, but not cancer point of view. मेमोग्राफी किस एज में जाके हमें स्टार्ट कर देना चाहिए कि रूटीन पर्पस से 1 ईयर 6 मंथ में जाके हम कब से स्टार्ट कर सकते हैं? See, screening mammography to detect breast cancer at early age, it is started from age of 40. तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो हेल्थ पैकेजेस रहते हैं अबव 40 ईयर वुमेन के जो हेल्थ पैकेजेस है उसमें मैमोग्राफी ऑलरेडी इंक्लूडेड रहते हैं. तो आफ्टर एज ऑफ 40 ईयर्स यू शुड स्टार्ट डूइंग योर मैमोग्राफी once in a year. It is still 55 years. After that, once in after 1.5 to 2 years. After 75, there is no much benefit shown. This is called screening mammography. And if patient comes to us, like patient पहले से ही आ गए कि जिसको already कुछ लम्ब है या कुछ symptoms है breast related, उसमें अगर हम मैमोग्राफी करते हैं तो उसको डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी बोलते हैं. मतलब हमने वो डायग्नोस करने के लिए मैमोग्राफी की. और जो लेडी आती है जिसको ब्रेस्ट रिलेटेड कुछ भी सिम्टम नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है, उसका हम लोग मैमोग्राफी करते हैं, उसको स्क्रीनिंग मैमोग्राफी बोलते हैं. स्क्रीनिंग मैमोग्राफी इज टू डिटेक्ट ब्रेस्ट कैंसर एट अर्ली स्टेज एंड डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी इज टू डायग्नोज द डिसीज ऑफ द पेशेंट. डायग्नोज हम कैसे कर पाते हैं? तो अगर कोई लेडी अपने पास आती है, इफ शी हैज एनी ब्रेस्ट रिलेटेड सिम्टम्स, से शी इज हैविंग अ लंप इन हर ब्रेस्ट, है ना, गांठ है, तो सबसे पहले तो इमेजिंग टेस्ट है, मतलब रेडियोलॉजिकल टेस्ट. इफ शी इज लेस देन 40 years, I will advise her to do a sonography. If she is more than 40 years, then I will advise her to do mammography. सोनोग्राफी में क्या होता है? सोनोग्राफी यूजुअली यंग पेशेंट्स में हम लोग सोनोग्राफी करते हैं. सोनोग्राफी में इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड एंड सिस्टिक लंप. देयर आर लंप कैन आल्सो बी सिस्टिक. सिस्ट मतलब जिसके अंदर लिक्विड है उसको सिस्ट बोलते हैं, और सॉलिड लंप मतलब ट्यूमर. तो cyst also can be there due to fibrocystic disease or simple cyst, complex cyst. तो ये डिटेक्ट करने के लिए हम सोनोग्राफी बोलते हैं. और if I am suspecting cancer, then I will definitely advise mammography. Mammography detects cancer in a better way. They also combine sonography along with mammography. मतलब mammography के बाद sonography भी करते हैं to give more, it gives more detail or more idea of the tumor. Mammography में क्या होता है? It is the X-ray. उसमें एक मशीन रहता है मैमोग्राफी का, एक लेडी टेक्नीशियन रहती है, उसमें पेशेंट को अनड्रेस करके मैमोग्राफी के 2 प्लेट्स रहते हैं, उसमें ब्रेस्ट डाल के वो 2 प्लेट्स के बीच में थोड़ा सा कंप्रेस करके एक्सरे आयोनाइजिंग रेडिएशंस रहते हैं. तो वो एक्सरे अभी आजकल 3D मैमोग्राफी या टोमोसिंथेसिस भी विच इज एक्सेलेंट, विच इज अ वेरी वेरी गुड टूल. उसमें कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट भी अच्छा रहता है एंड यू कैन डायग्नोस इन मच बेटर वे. अगर कोई लेडीज को ब्रेस्ट डेंस है, जो डेंस ब्रेस्ट रहता है उसमें देयर इज डिफिकल्टी इन डायग्नोसिस. उसमें कोई छोटा लीजन है तो वो मैमोग्राफी पे मिस हो सकता है, इसलिए उसके साथ सोनोग्राफी भी कंबाइन करते हैं. तो विद दिस इमेजिंग टेस्ट we will come to know whether she is really having a lump in a breast, lump or any solid tumor in the breast. वो ट्यूमर सिंगल है या मल्टीपल है वो पता चलेगा. वो ट्यूमर वो सॉलिड है या सिस्टिक है वो पता चलेगा. फिर वो ट्यूमर के जो भी डायमेंशंस या मोर डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे वो स्मूथ एंड राउंड है, सॉफ्ट है ना, ये पता चलेगा. या फिर वो कैंसरस है, इरेगुलर है, नॉन पैरेलल ओरिएंटेशन है, ये पता चलेगा. उससे ये भी पता चलेगा कि एक्सिला में या आर्मपिट में उसका कुछ लिम्फ नोड्स पॉजिटिव है कि नहीं, लिम्फ नोड्स में फैला हुआ है कि नहीं, ये भी पता चलेगा. और अपोजिट ब्रेस्ट नॉर्मल है कि नहीं वो भी देखना बहुत ज़रूरी है. अभी हमने देखा कहीं कहीं कुछ सोनोग्राफी सेंटर्स में रहता है एक ही साइड की सोनोग्राफी करके पेशेंट को भेजें, वो नहीं करना चाहिए. हमेशा अपोजिट साइड भी चेक करना चाहिए कि वो नॉर्मल है. यस, ठीक है. तो इमेजिंग टेस्ट पे ये सब हमें पता चलेगा. इमेजिंग टेस्ट पे अगर कंफर्म होता है कि पेशेंट हैज अ लंप इन हर ब्रेस्ट और अ ट्यूमर इनसाइड द ब्रेस्ट, there is a Byrad's classification, radiological classification of how to
how to diagnose or how to report the breast imaging, either sonography, mammography, MRI, CT scan. उसमें बायराइस assessment रहता है, वो उसमें ग्रेड्स देते हैं. बायराइस 1 और 2 आर benign lesions like fibroadenoma, cyst. बायराइस 3 सस्पिशियस लीजन कि हमें ये दिखा है ट्यूमर इसमें और हमें इसका सस्पिशन. बायराइस 4 इज मोर सस्पिशन ऑफ कैंसर. बायराइस 4 में भी 4A, 4B, 4C रहता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच परसेंटेज ऑफ सस्पिशन. सपोज बायराइस 4A है तो लेस देन 10% चांस ऑफ हैविंग कैंसर. बायराइस 4B है तो 10 to 50, 4C 50 to 90, दैट वे. बायराइस 5 दिया है अगर उन्होंने वो रिपोर्टिंग में, अगर अच्छे से सही से रिपोर्टिंग किया है, जो आपने अच्छे क्वालिटी सोनोग्राफी मैमोग्राफी सेंटर में रिपोर्टिंग किया है, अगर बायराइस 5 है तो मोर देन 90% चांसेस ऑफ दैट लम्प हैविंग कैंसरस. तो वो रिपोर्ट रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वंस वी कम टू नो अबाउट द रिपोर्ट, इफ इट इज बायराइस 3 और बायराइस 4, 5, बायराइस 1 और 2 है तो नथिंग, जस्ट ऑब्जर्व एंड फॉलो अप एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट. अगर बायराइस 3, 4 या 5 है देन वी एडवाइज द बायोप्सी. बायोप्सी इज नाउअडेज वी आर रूटीनली एडवाइजिंग UAG गाइडेड बायोप्सी, मतलब सोनोग्राफी गाइडेड बायोप्सी. उसमें वो जो सोनोलॉजिस्ट है वही बायोप्सी करते हैं, एक हाथ से सोनोग्राफी करके दूसरे हाथ से उसका कोर बायोप्सी नीडल आता है, छोटा सा नीडल डाल के, वो ट्यूमर में ही नीडल डाल के उसे छोटे से सैंपल, कुछ मिलीमीटर के सैंपल रहते हैं, वो निकालते हैं और वो फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए देते हैं. तो दैट बायोप्सी इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट. मतलब इमेजिंग से हमें ये पता चले कि सच में ट्यूमर है या नहीं, और एक है या मल्टीपल है, और उसका साइज कितना, एग्जैक्ट साइज, एग्जैक्ट डायमेंशन क्या है वो पता चला. और बायोप्सी से ये कंफर्म होगा कि वो ट्यूमर कैंसर है या नहीं, है ना. तो उसमें ये भी हमें पता चलेगा कि कैंसर अगर है तो उसमें कैंसर का टाइप कौन सा है, ग्रेड कौन सा है, और डिटेल्स जो भी है, ट्यूमर मार्कर्स, वो सारे डिटेल पता चलेंगे. अगर कैंसरस नहीं है, नॉन कैंसरस है, तो उसमें कौन सा लम्प है ना, आइदर फाइब्रोएडिनोमा है, फाइलस ट्यूमर है, ग्रैनुलोमेटस मैस्टाइटिस है, और किस चीज का लम्प है, वो डायग्नोसिस का कंफर्मेशन है वो बायोप्सी पे होता है. तो कैंसर का डायग्नोसिस ही है, उसको ट्रिपल असेसमेंट बोलते हैं. फर्स्ट इज क्लिनिकल एग्जामिनेशन. जब भी आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हो वो आपको पूरा एग्जामिन करके फिर वो आपको टेस्ट एडवाइस करेंगे. तो फर्स्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन, सेकंड रेडियोलॉजिकल इमेजिंग दैट इज सोनोग्राफी मैमोग्राफी, एंड थर्ड इज बायोप्सी. तो बायोप्सी पे ही कंफर्म होगा कैंसर है कि नहीं. कैंसर का ट्रीटमेंट ऐसे रैंडमली शुरू नहीं किया जाता अनलेस यू हैव दैट कंक्लूसिव रिपोर्ट ऑफ कैंसर. ऐसा है. तो किस स्टेज के ज्यादा पेशेंट आपके तक आते होंगे? जैसे हम अगर डायग्नोज आप कर रहे हैं और ट्रीटमेंट में हो गया कि ब्रेस्ट कैंसर है, तो किस स्टेज में अभी नॉर्मली लोग पहुंच पाते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा तो होता है कि 3 और 4 तक पहुंचते हैं. तो आपके यहाँ से डाटा क्या है, कैसे स्टेज? आई मस्ट से द ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस हैज rapidly rising the population, especially educated women, young girls. They are having a good awareness about the breast cancer, so they are coming in early stage. So I do get patients in stage 1, 2 and stage 3, 4 तो वो तो common ही है. But stage 1, stage 2 is also I'm getting those kind of patients, and even pre-invasive stage, that is DCIS, which is usually it is detected on screening mammography. Okay. Those type of patients are also there. So in cancer, breast cancer, there are 4 stages. In stage 1, tumor size is less than 2 centimeter. Stage 2, tumor size is 2 to 5 centimeter. Stage 3 is tumor size more than 5 centimeter. And stage 4 is called metastatic, when tumor size कितना भी हो बट वो कैंसर बॉडी में फैला हुआ है. जैसे कि मोस्ट कॉमनली ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड्स टू बोन, लंग्स, लीवर एंड ब्रेन. ये 4 ऑर्गन्स में ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा फैलता है. तो अगर वो फैला हुआ है तो इट इज स्टेज 4. अगर फैला हुआ नहीं है तो
फर्स्ट 3 स्टेजेस। स्टेज 1 में लेस देन, और भी उसमें डिटेल है जैसे लिम्फ नोड्स वगैरह, बट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग आई विल जस्ट टेल द ट्यूमर साइज कि स्टेज 1 में लेस देन 2 सेंटीमीटर ट्यूमर, स्टेज 2 2 to 5 सेंटीमीटर, स्टेज 3 में ट्यूमर बड़ा रहता है 5 सेंटीमीटर से बड़ा, कभी कभी स्किन पर अल्सर रहते हैं, स्किन इन्वॉल्वमेंट रहते हैं, मसल फिक्सेशन रहते हैं। तो स्टेज 1 and 2 आर कॉल्ड अर्ली ब्रेस्ट कैंसर। स्टेज 3 इज कॉल्ड लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर, मतलब एडवांस है लेकिन लोकली उधर के उधर ही एडवांस है और कहीं पे फैला नहीं। और स्टेज 4 इज कॉल्ड मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर, मतलब वो फैला हुआ है बॉडी में, ऐसा है। स्टेज 1 के पहले भी एक स्टेज आता है, उसको प्री इन्वेजिव कैंसर और DCIS डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू बोलते हैं। यूजुअली वो स्क्रीनिंग मैमोग्राफी पे डिटेक्ट होता है, मतलब कोई पेशेंट जस्ट उसने हेल्थ पैकेज लिया है 40 ईयर्स से और जस्ट स्क्रीनिंग के लिए मैमोग्राफी किया है, उसमें कुछ वो फाइंडिंग्स दिखते हैं, माइक्रो कैल्सिफिकेशन या कुछ एसिमेट्री, उसमें डिटेक्ट होता है। तो इट इज प्री इन्वेजिव स्टेज, उसका प्रोग्नोसिस तो एकदम एक्सेलेंट है। यूजुअली स्टेज 1 स्टेज 2 का प्रोग्नोसिस भी अच्छा ही है, अबाउट 90। स्टेज 1 इज अबाउट 90-95% प्रोग्नोसिस, स्टेज 2 इज 80-85%, स्टेज 3 इज 65-70%, स्टेज 4 में भी 10% वगैरह है, बट स्टेज 4 का सर्वाइवल एंड ट्रीटमेंट इज डिफरेंट, नॉट वेरी गुड। तो अपना एम तो यही होना चाहिए कि पेशेंट जितने अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है ब्रेस्ट कैंसर, उतना वो क्योर होने का या पूरी तरह से ठीक होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। जी, तो हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड क्या क्या ट्रीटमेंट मौजूद हैं जिसमें हम जाते हैं और किस स्टेज में कौन से ट्रीटमेंट ली जाती है? ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट उसको मल्टी मॉडलिटी ट्रीटमेंट बोलते हैं। मल्टी मॉडलिटी मतलब ऐसे सिंगल ट्रीटमेंट नहीं है उसमें, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट का ट्यूमर का टाइप कौन सा है, ग्रेड कौन सा है, स्टेज कौन सा है, ये सब देख के फिर हम डिसाइड करते कि उसको कौन सा ट्रीटमेंट लगेगा। और ये जो स्टेजिंग मैंने आपको बोला, वो स्टेजिंग पेट स्कैन पे पता चलता है। पेट स्कैन इज स्क्रीनिंग होल बॉडी, हेड टू टो, उसमें पूरे बॉडी का स्क्रीनिंग होता है। उसमें पता चलता है कि कैंसर का स्टेज कौन सा है, मतलब वो कैंसर सिर्फ ब्रेस्ट में ही है या फिर बॉडी में और कहीं पे भी फैला हुआ है। तो वो स्टेजिंग जो है वो पेट स्कैन पे पता चलती है। सपोज अगर पेशेंट का बायोप्सी रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज पेट स्कैन, स्टेजिंग डिटेक्ट करने के लिए। और ट्रीटमेंट में 3 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला तो सर्जरी है, सेकंड कीमोथेरेपी है और थर्ड रेडिएशन ट्रीटमेंट है। सर्जरी में क्या करते हैं हम, जो डिसीज इमेजिंग स्टडी पे डिटेक्ट हुआ है, हाथ को लग रहा है, वो डिसीज हम रिमूव करते हैं बॉडी से। रेडिएशन में भी वैसे ही करते हैं, जो लोकल ट्रीटमेंट है वो रेडिएशन में करते हैं। और कीमोथेरेपी इज सिस्टेमिक ट्रीटमेंट। कीमोथेरेपी में क्या है कि इट इज लाइक गिविंग सम इंजेक्शंस, IV ड्रिप से कुछ इंजेक्शंस देते हैं, उसके साइकिल्स रहते हैं। जैसे इट इज नॉट गिवन डेली, है ना, जैसे वीकली, 2 वीकली, 3 वीकली, है ना। ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड्स व्हाट प्रोटोकॉल शुड बी गिवन फॉर दैट स्टेज एंड दैट टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो उसमें कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स रहते हैं, दीज आर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। वो इंजेक्शन से हम देते हैं, उससे उनका काम ही है कि जो बॉडी में रैपिडली ग्रोइंग सेल्स है उनको किल करना। यूजुअली कैंसर सेल्स आर रैपिडली ग्रोइंग, तो दे किल द कैंसर सेल्स। तो ब्लड में कुछ भी ब्लड में कोई भी कैंसर का सेल अगर सर्कुलेट हो रहा है, उसको किल करने का काम जो है वो कीमोथेरेपी करते हैं। सर्जरी में क्या करते हैं, जो डिसीज ऑब्वियसली दिख रहा है ना, इमेजिंग में है, उसको रिमूव करने का काम हम सर्जरी में करते हैं। जो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है, स्पेशली स्टेज 1 एंड स्टेज 2, उसमें पहले सर्जरी करते हैं, फिर वो स्पेसिमेन हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। डिपेंडिंग अपॉन ऑल द रिपोर्ट्स, ज़रूरत पड़ी तो कीमोथेरेपी। लेकिन कुछ पेशेंट बहुत अर्ली स्टेज में आते हैं, ट्यूमर का साइज बहुत छोटा है, ट्यूमर बायोलॉजी अच्छी है, हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है, थोड़ा ओल्ड एज है, उन पेशेंट में हम कीमोथेरेपी स्किप भी करते हैं। तो जितने अर्ली स्टेज में पेशेंट आता है, कीमोथेरेपी स्किप भी हो जाती है। और तो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में पहले सर्जरी, फिर कीमोथेरेपी ज़रूरत पड़ी तो, और फिर रेडिएशन थेरेपी ज़रूरत पड़ी तो।
लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर जो है स्टेज 3, उसमें पहले कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी देके वो जो लंप है ट्यूमर उसको डाउन स्टेज करते हैं, उसका साइज कम करते हैं। कुछ एग्रेसिव टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जैसे ट्रिपल निगेटिव हर्ट, उसमें भी हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं, सिस्टेमिक ट्रीटमेंट पहले करते हैं और फिर लंप अगर जब भी कम होता है फिर सर्जरी करते हैं। पहले कीमो, बाद में सर्जरी, फिर रेडिएशन ट्रीटमेंट। और जो मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर रहता है उसमें मोस्टली सिस्टेमिक ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, हार्मोनल थेरेपी या टारगेटेड थेरेपी जो सिस्टेमिक पूरे बॉडी पे काम करेगी वो ट्रीटमेंट देते हैं। ऐसे यूजुअली डिवाइड रहता है ट्रीटमेंट। ब्रेस्ट कैंसर के लिए जहाँ तक मुझे पता है कि एक प्रोटोकॉल होता है, ट्रीटमेंट की एक प्रोटोकॉल है जो हर एक सर्जन फॉलो करते हैं। तो और एक पेशेंट है जिसको पता ही नहीं है कुछ कि ये प्रोटोकॉल नाम की चीज भी है। इसको NCCN गाइडलाइंस बोलते हैं। इट इज फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसमें पेशेंट का टाइप कौन सा है कैंसर का, स्टेज कौन सा है, डिपेंडिंग अपॉन दैट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इज ऑलरेडी देयर एंड वी जस्ट फॉलो दैट प्रोटोकॉल। मतलब वो पेशेंट को लेना जरूरी है कि समझना जरूरी है कि डॉक्टर हमें वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जगह पे उनको गोल गोल घुमाया भी जाता है। तो प्रोटोकॉल अगर समझ लेंगे कि डॉक्टर वही प्रोटोकॉल फॉलो करने वाले हैं तो आपकी इलाज सही हाथ में है। उसमें कैसे रहता है ब्रेस्ट कैंसर का, ट्यूमर बायोलॉजी स्टडी करना बहुत जरूरी रहता है। मतलब आपको थोड़ा पेशेंस भी चाहिए। ऐसे नहीं है आपको कैंसर का डायग्नोसिस हुआ इमीडिएटली जाके कहीं पे सर्जरी किया, दैट इज अ रॉन्ग ट्रीटमेंट। उसमें और कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूमर मार्कर्स, ER-PR, HER2 और Ki-67, ये यूजुअली हम लोग ट्यूमर मार्कर्स करते हैं। उसमें मेनली 4 टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर रहते हैं। जो हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव रहते हैं कैंसर, ER-PR पॉजिटिव, हार्मोनल रिस्पॉन्सिव कैंसर, उनका मतलब प्रोग्नोसिस यूजुअली अच्छा रहता है। दे आर लेस एग्रेसिव काइंड ऑफ cancers. They are slowly growing cancer. There are less chances of recurrence or metastasis. Hormone receptor positive. Other type is triple negative cancer. उसमें और थर्ड टाइप इज HER2 पॉजिटिव एंड फोर्थ टाइप इज ट्रिपल पॉजिटिव। उसमें ट्रिपल निगेटिव और HER2 पॉजिटिव जो कैंसर रहते हैं उसमें ट्रिपल निगेटिव में यूजुअली हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं। दे आर कीमो रिस्पॉन्सिव कैंसर्स, तो उसमें पहले कीमोथेरेपी लगती है। उनमें कीमोथेरेपी लगती ही है 100%, डिस्पाइट ऑफ कितना भी स्मॉल साइज हो, है ना। यूजुअली 1 सेंटीमीटर से बड़ा ट्यूमर है तो ट्रिपल निगेटिव है कैंसर, तो उसमें कीमोथेरेपी लगती है। और HER2 पॉजिटिव कैंसर है उसमें टारगेटेड थेरेपी देते हैं लोग, ट्रैस्टुजिमेब या हर्सेप्टिन करके जो इंजेक्टेबल मेडिसिन रहते हैं उसका ट्रीटमेंट उनको लगता है HER2 पॉजिटिव में। तो ये सब कुछ डिटेल्स है वो ट्यूमर के। सपोज स्टेज 1 का ट्यूमर मेरे पास आया तो जरूरी नहीं 2 पेशेंट है स्टेज 1 के दोनों सेम ही है एग्जैक्टली, ऐसे नहीं हो सकता। हर ट्यूमर अलग अलग रहता है। जैसे अगर दोनों का ही ब्रेस्ट ट्यूमर का साइज 2 सेंटीमीटर है ना, लेकिन एक का हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है, एक का HER2 पॉजिटिव है और तीसरे का ट्रिपल निगेटिव है, तो तीनों अलग अलग बिहेव करेंगे। उसमें से जो हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है उसको तो मैं पहले सर्जरी करूंगी, उसको मे भी कीमोथेरेपी नहीं लगे, है ना। और जो HER2 पॉजिटिव है उसको टारगेटेड, उसको भी शायद मैं पहले कीमोथेरेपी करूँ, और उसमें HER2 पॉजिटिव का जो टारगेटेड ट्रीटमेंट है वो लगेगा, है ना, जो भी 6, 9 या 12 साइकिल से हो। और जो ट्रिपल निगेटिव है इवन दो शी इज 2 सेंटीमीटर साइज ट्यूमर, उसको भी मैं पहले कीमोथेरेपी दूंगी फिर ऑपरेशन करूंगी, ऐसा है। Also it also depends upon age of the patient. तो जितना ओल्ड पेशेंट है तो थोड़ा सा ट्यूमर लेस एग्रेसिव होने का चांस रहता है, जितना पेशेंट यंग है तो वो ट्यूमर कैंसर भी ज्यादा एग्रेसिव होने का चांस रहता है। तो it is not same for everyone. The treatment is, it is called personalized treatment or individualized treatment.
ऐसे रहता है। तो यहाँ पे ये बोलना बहुत ही जरूरी हो जाएगा कि अगर 2 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट हैं तो दोनों का Not सेम नहीं होगा, दोनों का एडवाइस सेम नहीं होगा, Correct. दोनों का ट्रीटमेंट सेम नहीं होगा, और कुछ चीजें हैबिट चेंज करने की बात होगी तो वो भी सेम नहीं होगी। तो हम अगर कहेंगे कि अगर ये जो ब्रेस्ट कैंसर है वो कहे कि मेरा ये ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरे डॉक्टर सही हैं, और बी कहेगा कि नहीं मेरा ये एडवाइस मिला है, तो प्लीज क्लेश नहीं करना है वहां पे कि आपको जो एडवाइस आपके डॉक्टर दे रहे हैं वही फॉलो करना है। क्योंकि बहुत सारे हम अगर इंडिया की अगर बात करें तो डायबिटीज अगर है किसी को तो वो हर दूसरा कोई एडवाइस ही देता है उस पे। हम हर बीमारी पे एडवाइस देते हैं कि ऐसा है तो ऐसे कर लो ठीक हो जाएगा। तो कैंसर पे भी आ जाता है कि ये वाला ठीक है, ये नहीं ठीक है, ऐसे मत करो, वो तो ऐसे करता था। तो अगर पेशेंट का हर ट्यूमर फर्स्ट स्टेज में भी अगर ट्यूमर बिहेव अलग कर रहा है, Correct. जैसे डॉक्टर आपने बहुत डिटेल में बताया है कि एक ही स्टेज में रह के ट्यूमर अलग अलग बिहेव कर सकते हैं, तो उनके हर चीज चेंज हो जाएगी। करेक्ट। डोजेज चेंज हो सकते हैं मेडिसिन के, उनके हैबिट चेंज हो सकते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल चेंज की जा सकती है। तो और ये सब ना एनसीसीएन गाइडलाइंस दे आर इजीली अवेलेबल ऑन गूगल। आप गूगल पे भी एनसीसीएन गाइडलाइंस डालोगे, उसमें आपके ट्यूमर का टाइप और साइज और स्टेज वो सब डालेंगे, आपको पूरा उसमें ट्रीटमेंट आ जाएगा। जैसे पहले सर्जरी करना है, पहले कीमो करना है, या फिर कौन से कीमो में भी कौन से मेडिसिन देने, कौन से ड्रग्स देने हैं, वो सब उसमें आ जाएगा। तो आपके पास की सबसे स्मॉलेस्ट पेशेंट कौन है, मतलब एज वाइज? एज वाइज मेरे पास 24 इयर्स के पेशेंट। 24 ईयर ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर विद 24 इयर्स। तो अगर मैं लाइफ स्टाइल की बात करूं यहाँ पे, no, she was having a genetic predisposition. She was Okay. BRCA1 positive. हाँ. Her mother was having breast cancer. Her grandmother was also having breast cancer. So she was a BRCA1 positive genetic predisposition. तो अगर जैसे आप बता रहे हैं कि मदर ग्रैंड मदर पॉजिटिव थे, पहले कैंसर था उनको, तो ये 24 के एज में उनको कैंसर डायग्नोज के साथ आना पड़ा, तो हम उसके पहले भी तो अगर पता है कि 2 लोग को है, तो हम किस एज से जाकर हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं? ट्रीटमेंट तो नहीं, स्क्रीनिंग हाँ, मतलब कर सकते हैं कि जैसे उनका यंगेस्ट एज जिसका है, जिसको डायग्नोज हुआ है कैंसर, तो 10 इयर्स बिफोर दैट। तो अगर उसकी मम्मी को अगर 40 इयर्स में है, तो उसकी मम्मी को 35 इयर्स में था ब्रेस्ट कैंसर, शी शुड हैव स्टार्टेड 10 इयर्स अर्लियर ओनली, ऐसे 30 या 34, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर, बट 10 साल पहले आपको वो स्क्रीनिंग शुरू करना है। स्क्रीनिंग मतलब सोनोग्राफी है, यंग एज में तो हम मैमोग्राफी एडवाइस नहीं करते, MRI स्कैन भी एडवाइस कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी जो ट्रीटमेंट चलती है उसमें सर्जरी को भी अलग अलग होते हैं या कोई प्रोसीजर अलग है उसका? यस, ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी में देयर आर 2 बेसिक मेन सर्जरीज इन ब्रेस्ट कैंसर। एक तो सबको मालूम है मैस्टेक्टोमी, मतलब टोटल ब्रेस्ट रिमूवल, जो कि आजकल हम बहुत कम पेशेंट्स में करते हैं। और दूसरा अभी जो स्टैंडर्ड हम लोग ऑपरेशन करते हैं उसको ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी बोलते हैं, मतलब ब्रेस्ट को सेव करना, बचाना, ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी। आजकल हम लोग ऑलमोस्ट 80-90% टाइम ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी कर रहे हैं। मैस्टेक्टोमी का जो ऑपरेशन है वो बहुत कम पेशेंट्स में करते हैं। यूजुअली अगर पेशेंट को मल्टी सेंट्रिक डिसीज है, मल्टी सेंट्रिक मतलब ब्रेस्ट में बहुत जगह पे है, 4-5 जगह पे अलग अलग क्वाड्रेंट्स में ट्यूमर है ना, उस केस में, या फिर अगर ओल्ड पेशेंट है, बहुत ज़्यादा ओल्ड पेशेंट्स है, अबाउट 70, 80, 90 years also, with some comorbidities, we don't want to conserve breast in that. Patient also doesn't want to conserve. ऐसे कुछ केसेस में मैस्टेक्टोमी हम लोग करते हैं। कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है उसमें कर देते हैं, या फिर एक्सटेंसिव DCIS अगर है, पूरे ब्रेस्ट में डिसीज है हर जगह पे, तो फिर ब्रेस्ट कॉन्जर्व नहीं कर सकते। ब्रेस्ट कॉन्जर्व हम कब करते हैं? यूजुअली 90% ऑफ द टाइम वी आर एबल टू कॉन्जर्व द ब्रेस्ट। अगर सिंगल ट्यूमर है, एक ही ट्यूमर है, एक ही क्वाड्रेंट में है, तो हम ब्रेस्ट कॉन्जर्व कर सकते हैं।
उसमें क्या करते हैं, वाइड लोकल एक्ससिजन, मतलब वो ट्यूमर और थोड़ा सा आजू बाजू का एक्स्ट्रा, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ट्यूमर और थोड़ा सा आजू बाजू का एक्स्ट्रा टिश्यू 1 सेंटीमीटर मार्जिन लेके वो निकालते हैं, उसको ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी बोलते हैं। उसका अभी ब्रेस्ट में दो सर्जरी में दो चीजें हैं। एक तो यू हैव टू एड्रेस ब्रेस्ट एंड यू हैव टू, सेकंड थिंग यू हैव टू एड्रेस आर्मपिट और एक्सिला। क्योंकि ब्रेस्ट में जो प्राइमरी ट्यूमर है वो ब्रेस्ट में शुरू होता है, बट वो पहले फैलता है आर्मपिट में। आर्मपिट में जो लिम्फ नोड्स रहते हैं उसमें वो फैलता है, तो उनका चेकिंग करना बहुत जरूरी है। अभी जो मैंने आपको बोला स्टेज 3 के लोकली एडवांस पेशेंट्स आते हैं, वो बड़े बड़े लिम्फ नोड्स लेके आते हैं, जिनके आर्मपिट में बहुत बड़े बड़े लिम्फ नोड्स रहते हैं, तो दे आर ऑब्वियसली लिम्फ नोड पॉजिटिव पेशेंट। उनके सारे टेस्ट में भी लिम्फ नोड्स पॉजिटिव पेट स्कैन पे, सोनोग्राफी पे, बायोप्सी पे आता है। तो वो पेशेंट में फिर हमें सीधा एक्सिलरी डिसेक्शन का सर्जरी करना पड़ता है। तो ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी में यू हैव टू एड्रेस ब्रेस्ट एंड यू हैव टू एड्रेस एक्सिला। तो ब्रेस्ट में मैंने आपको बताया आइदर मैस्टेक्टोमी और ब्रेस्ट कंजर्वेशन। एक्सिला में जो पेशेंट ऐसे एडवांस पॉजिटिव नोड्स लेके आते हैं उनका एक्सिलरी डिसेक्शन, मतलब उनके सारे लिम्फ नोड्स निकालने पड़ते हैं। और जो पेशेंट अर्ली स्टेज में आते हैं, जिनके लिम्फ नोड्स पाल्पेबल नहीं, हाथ को नहीं लग रहे, या इमेजिंग टेस्ट पे भी बोल रहे हैं कि निगेटिव है, लिम्फ नोड्स निगेटिव है, वो पेशेंट में हम लोग सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी का ऑपरेशन करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि ड्यूरिंग सेम सर्जरी, इट इज अराउंड 3 to 4 आवर्स सर्जरी, उसी टाइम ऑपरेशन के पहले कुछ इंजेक्टेबल डाई देते हैं, जैसे मिथिलीन ब्लू है, या वी आर रूटीनली डूइंग ICG टेक्निक, वो डाई इंजेक्शन देते हैं। और फिर एक्सिला में आर्मपिट में कट लेके उसमें फिर हम विद द हेल्प ऑफ दैट कैमरा, ICG कैमरा रहता है, उसका स्क्रीन रहता है, विद द हेल्प ऑफ दैट कैमरा वी आइडेंटिफाई 2 or 3 लिम्फ नोड्स, और वो लिम्फ नोड्स को हम इमीडिएटली ऑपरेशन चालू है उसी टाइम फ्रोजन सेक्शन के लिए भेजते हैं। मतलब जैसे आपका बायोप्सी का रिपोर्ट एक 7-8 दिन में, 4-5 दिन में आता है, वैसे फ्रोजन सेक्शन 10 मिनट में वो रिपोर्ट देते हैं। तो वो बताएंगे कि वो जो लिम्फ नोड आपने भेजे है 2-3, वो पॉजिटिव है या नहीं। अगर वो पॉजिटिव है तो ही एक्सिलरी डिसेक्शन, मतलब तो ही बाकी के सारे लिम्फ नोड निकालेंगे। अगर वो लिम्फ नोड निगेटिव है तो बाकी के लिम्फ नोड नहीं निकालेंगे। ये इसलिए क्योंकि जो एक्सिलरी डिसेक्शन का ऑपरेशन है उसके कुछ साइड इफेक्ट्स रहते हैं, कोमॉर्बिडिटी रहती है, जैसे कि हाथ को स्वेलिंग आना, लिम्फेडिमा, या वीकनेस होना, हाथ को शोल्डर का वीकनेस होना, नमनेस होना, है ना, ये सब साइड इफेक्ट्स रहते हैं एक्सिलरी डिसेक्शन के। इसलिए ये अभी कुछ साल से ये थोड़ा सा एडवांस सर्जरी हम लोग कर रहे हैं कि जिसको लिम्फ नोड्स निगेटिव है उसके पूरे लिम्फ नोड निकालने की जरूरत नहीं है, जिसके पॉजिटिव है हाँ उसके फिर तो निकालना ही चाहिए, फिर उसके सारे लिम्फ नोड हम लोग निकालते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी में आप ब्रेस्ट का सर्जरी करना पड़ता है, एक्सिला का सर्जरी करना पड़ता है। ब्रेस्ट के सर्जरी में हम आइदर ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करेंगे या मैस्टेक्टोमी करेंगे। एक्सिला के सर्जरी में अगर लिम्फ नोड पॉजिटिव है तो एक्सिलरी डिसेक्शन, लिम्फ नोड निगेटिव है तो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, उसका फ्रोजन सेक्शन के रिपोर्ट में पॉजिटिव आया तो अगेन एक्सिलरी डिसेक्शन, निगेटिव आया तो नहीं निकाला। ऐसा जो हम पहले डिस्कस किए कि आपने जैसा बताया कि पहले हम निकाल देते थे ब्रेस्ट को पूरा, तो अभी जैसे बचाया भी जाता है, जैसा आपने अभी डिटेल में बताया, तो वो जो निकालने की जो प्रोसेस होती थी कि हम ब्रेस्ट निकाल ही देते हैं, तो क्या उसमें पूरे ब्रेस्ट में ही कैंसर होता था कि वही लम्ब ही होते थे जिसके कारण पूरा ब्रेस्ट को निकाला जाता है? अभी आजकल, पहले तो वही स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट था, जैसे बहुत साल पहले सैकड़ों सालों से यही ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट था। ब्रेस्ट कैंसर मतलब पूरा ब्रेस्ट कैंसर। अभी ये कुछ साल से ब्रेस्ट कैंसर ऐसा कैंसर है कि उसके ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च और सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, सबसे ज्यादा रिसर्च उस पर हुआ है, करोड़ों पेशेंट्स पे रिसर्च ट्रायल्स हुए, तो उस पर बहुत ज्यादा हमें देयर आर मल्टीपल थिंग्स अवेलेबल इन द ट्रीटमेंट, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मैस्टेक्टोमी जरूर लगता है, किसी किसी पेशेंट को लगता है, मल्टीपल ट्यूमर है ब्रेस्ट में तो लगता है, विच इज नॉट वेरी कॉमन थिंग, रेयर थिंग, और ओल्ड पेशेंट में लगता है।
और कुछ यंग पेशेंट में जिनको जेनेटिक है कैंसर, उनमें भी हम कभी कभी कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि मैस्टेक्टोमी किया तो वही मतलब शी कैन नॉट हैव हर ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन। मैस्टेक्टोमी के साथ हम ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन भी करते हैं। तो ब्रेस्ट निकालने के बाद उसमें आइदर डीआईपी फ्लैप करके खुद का ही पेशेंट का टिश्यू यूज करके ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या फिर सिलिकॉन इम्प्लांट डाल के ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तो मैस्टेक्टोमी के बाद भी ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन होता है। अभी आप एक वीक पहले ही मैंने देखा, एक एक्टर है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, उन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट कराया था सिलिकॉन का। उनका कैंसर नहीं था, इम्प्लांट कराया था, जो कि बहुत हेवी फील हो रहा था उनको, और उन्होंने फिर रिप्लेस कराया है। तो ऐसे जो अपने बॉडी के साइज को इंक्रीज करना, ब्रेस्ट के साइज को इंक्रीज करना और फिर रिड्यूस करना, ये सब जो एक्सपेरिमेंट है, क्या इन सब से भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं? Definitely. That is for cosmetic reason. That lady, she must have done it for cosmetic reason. तो it is called breast augmentation procedure. सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट करते हैं उसमें। तो उसमें भी है कि कौन से साइज का करना है, क्या करना है। उसके अपने भी कुछ साइड, वो सर्जरी के अपने भी कुछ साइड इफेक्ट्स रहते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन है ना। किसी भी सर्जरी के दो बेसिक साइड इफेक्ट तो रहती ही है, एक तो इन्फेक्शन और दूसरा ब्लीडिंग। तो ये भी रहते हैं। और कभी कभी इम्प्लांट इंड्यूस कैंसर भी है, तो इट इज़ वेरी वेरी रेयर, वंस इन लैक पेशेंट, बट उससे रिलेटेड कैंसर भी हो सकता है। तो ये इसका साइड इफेक्ट है, but it is very common. You can see कि many celebrities, they are doing such kind of cosmetic procedures. That is for cosmetic reason. It has nothing to do with any kind of treatment. पहले का जो हमें दिखता था ब्रेस्ट कैंसर का, तो उनका एक ब्रेस्ट एकदम ही निकाला हुआ रहता था। Mastectomy itself is a stigma for patient. Patient has that feeling, psychological feeling for the rest of her life. So to counter that feeling, we are doing this reconstructions, mastectomy with reconstructions. तो ये जो ट्रीटमेंट है, अगर स्टार्ट हुआ है आज से, तो कितने इयर्स तक चलते हैं? और डिपेंडिंग ईयर्स तक तो नहीं चलते। हाँ। लाइक सर्जरी, अगर आप फर्स्ट अर्ली स्टेज कैंसर लिया, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, तो पहले सर्जरी हुआ। सर्जरी अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 days फॉर हीलिंग ऑफ द वुंड एंड ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद कीमोथेरेपी अगर लगता है ना, कभी कभी अर्ली कैंसर में नहीं भी लगता, बट इफ सपोज कीमोथेरेपी लगता है तो इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर कीमोथेरेपी। उसके बाद रेडिएशन ट्रीटमेंट रहता है। हाँ, ब्रेस्ट कैन कॉन्जर्वेशन सर्जरी का वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट इज रेडिएशन ट्रीटमेंट। रेडिएशन इज गिविंग लोकल रेडिएशन टू द ब्रेस्ट, क्योंकि हमने पूरा ब्रेस्ट नहीं निकाला है ना, तो बाकी के ब्रेस्ट को भी हमें प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए हम रेडिएशन ट्रीटमेंट देते हैं। तो उसको ऑलमोस्ट 1 month आप बोल सकते हैं। सर्जरी 10 to 15 days, ये 3 to 4 months ऑफ कीमोथेरेपी, 1 month ऑफ रेडिएशन थेरेपी, तो 5 to 6 months ऑफ ट्रीटमेंट। अगर सारे के सारे ट्रीटमेंट वो पेशेंट को लगते हैं तो। अभी किसी किसी पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी नहीं लगता है, जैसे छोटा ट्यूमर है, स्मॉल साइज ट्यूमर है, लिम्फ नोड्स नेगेटिव है और उनका पूरा मैस्टेक्टोमी किया है, ओल्ड पेशेंट है, उसको रेडिएशन थेरेपी नहीं लगेगा, उसको शायद कीमो भी नहीं लगेगा, सिर्फ सर्जरी से ही काम हो जाएगा, ऐसा है। और जिसका ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी किया है उसको तो 100% कीमोथेरेपी लगने ही वाला है ना। और डिपेंडिंग अपॉन अदर कैरेक्टर्स कीमोथेरेपी भी लगेगा, ऐसा है। तो पेशेंट टू पेशेंट इट वेरीज, बट यू कैन एज्यूम 5 to 6 months ऑफ ट्रीटमेंट। कभी कभी ऐसा भी होता है क्या कि उनको कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया है, तो कैंसर का तो मेरे को जहाँ तक नॉलेज है कि ट्यूमर डेवलप होते हैं और रैपिडली डेवलप होता है, तो एक बार हमें सेम ब्रेस्ट में अगर ट्रीटमेंट हो गई है तो फिर से होने के चांस बनते हैं कि नहीं होते हैं? इट अगेन डिपेंड्स ऑन ट्यूमर बायोलॉजी, आपका ट्यूमर कौन से टाइप का है। तो अगर आपका ट्यूमर लो ग्रेड है ना, अभी ग्रेड और स्टेज आर दिस आर 2 different थिंग्स। ग्रेड इज ट्यूमर ग्रेड, स्टेज मतलब बॉडी में आपका ट्यूमर ब्रेस्ट कैंसर कितना है
Okay. वो स्टेज, और ग्रेड मतलब जो ट्यूमर है, इट इज अ पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस। तो जो नॉर्मल सेल है अपनी, वो नॉर्मल सेल से आपकी जो ट्यूमर की सेल है वो कितनी एबनॉर्मल है। अगर थोड़ी सी एबनॉर्मल है तो ग्रेड 1, और बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है तो ग्रेड 3, इन दोनों के बीच में है तो ग्रेड 2। तो अगर ग्रेड 1 ट्यूमर है तो ऑब्वियसली इट इज अ लेस एग्रेसिव टाइप ऑफ ट्यूमर, स्लोली ग्रोइंग ट्यूमर। अगर ग्रेड 3 है तो एग्रेसिव ट्यूमर है। उसमें भी अगर कुछ अलग टाइप्स है, जैसे ट्रिपल नेगेटिव है, HER2 पॉजिटिव है, दे आर मोर एग्रेसिव, दे हैव मोर चांसेस ऑफ रिकरेंस और मेटास्टेसिस। तो डिपेंडिंग अगर स्टेज, आप कौन से स्टेज पे ट्रीटमेंट शुरू किया है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर अर्ली स्टेज में आपने ट्रीटमेंट शुरू किया है, ऑफ कोर्स आपका एक्सेलेंट प्रोग्नोसिस है। अगर लेट स्टेज में किया है, स्टेज 3 में किया है, तो आपको रिकरेंस का ज्यादा चांस है, मेटास्टेसिस का ज्यादा चांस है। तो डेफिनेटली एक बार सर्जरी किया या पूरा ट्रीटमेंट किया उसके बाद भी रिकरेंस हो सकता है। अगर ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी करने के बाद रिकरेंस होता है, सेम ब्रेस्ट में रिकरेंस होता है, तो फिर मैस्टेक्टोमी का सर्जरी करना पड़ता है। और अगर मैस्टेक्टोमी करने के बाद भी सेम ब्रेस्ट में भी रिकरेंस हो सकता है, जो स्कार होता है उसके ऊपर वापस ट्यूमर आ सकता है। तो उसमें वो हम निकालने का, जिसको वाइड लोकल एक्सिजन करते हैं, वो सर्जरी करते हैं, और फिर जरूरत पड़ी तो कीमोथेरेपी वगैरह देते हैं। तो मतलब कि हमें रेगुलर चेकअप में इसीलिए रहना रेगुलर चेकअप बहुत जरूरी है, 6 मंथली चेकअप बहुत जरूरी है। अगर इतनी संख्या में और इतनी डेंजरस स्थिति में पहुंचा सकता है हमें कैंसर, तो ये ब्रेस्ट कैंसर कैसे इतनी ज्यादा संख्या में लोगों के बीच में है और लोगों को हो क्यों रहा है ये? ब्रेस्ट कैंसर अभी मेरे प्रैक्टिस में तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि इन रिसेंट इयर्स ब्रेस्ट कैंसर इज लाइक रैपिडली राइजिंग। उसके नंबर ऑफ पेशेंट्स आर रैपिडली राइजिंग, और उसमें भी यंग पेशेंट्स में बहुत देख रही हूँ, 24, 25, 28, 30, 33, मतलब इट्स बिकमिंग कॉमन नाउअडेज। तो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस ओवरऑल वर्ल्ड में भी बढ़ रहा है, और उसमें से इंडिया में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ। ऐसा है। उसके कुछ रीजंस है जो कि हमें मालूम है कि लाइफस्टाइल चेंजेस है, अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस, ये भी है। जेनेटिक भी रीजन है, बट वो बहुत ही स्मॉल परसेंटेज पेशेंट में है। ऐसे नहीं कि हर एक को सोचना है कि मेरे जेनेटिक कुछ म्यूटेशन हो गया है, ऐसे नहीं। ये सब रीजंस की वजह से मतलब ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस तो रैपिडली हुआ है, और पेशेंट लोगों में अवेयरनेस भी है। तो लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग स्क्रीनिंग मैमोग्राफी, और बहुत सारे लेडीज में देख रही हूँ, यंग गर्ल्स, अगर कुछ ब्रेस्ट में कुछ है लंप या कुछ भी सिम्टम है तो आते हैं वो ब्रेस्ट सर्जरी। उनको भी लगता है डर कि कैंसर तो नहीं, ऐसे। तो अवेयरनेस भी बढ़ गया, उसकी वजह से भी ज्यादा डिटेक्शन हो रहा है, तो दैट इज अ गुड थिंग ओनली। तो जैसे कि आप एक बड़ी सिटी में हैं, पुणे जैसे बड़ी सिटी में आप हैं, तो आपके पेशेंट अवेयर ही होंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर हम रूरल बैकग्राउंड में जाएं, तो हमें अगर अवेयरनेस के पर्पज से उनको समझाना है कि 2-3 चीज जैसे आपने बताया भी है, तो वो जो अवेयरनेस की कमी है वहाँ पे, तो वो कैसे ठीक हो, और हम एक 2-3 चीज बता के उनको कहें कि नहीं भाई अपना ट्रीटमेंट कर लो जाके। लेकिन सबसे बड़ी बात उनके साथ आती है कि उनके पास डॉक्टर की उपलब्धि नहीं होती है। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव नोटिस इन माय प्रैक्टिस कि जो स्पेशली पेरिफेरल एरियाज में कैसे रहता है, कोई भी लेडी है उसको लंप है तो सीधा वहाँ पे जो डॉक्टर रहते हैं हाँ। वो लंप निकाल देते हैं, विच इज एकदम रॉन्ग। मतलब वो पूरे रॉन्ग ट्रीटमेंट, और उसको ब्रेस्ट कैंसर का नाम भी दे देते नाम भी देते, और वो टेस्टिंग के लिए भी नहीं भेजते। हाँ। तो कोई भी लंप है ब्रेस्ट में तो इमीडिएटली उसको निकालना नहीं है, पहले तो उसका पूरा डायग्नोसिस करना है, उसका टेस्टिंग करना है पूरा। तो क्योंकि हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि बाहर ऑपरेशन किया, लंप था, बाहर ऑपरेशन किया, अभी हमारे पास आ गया। अभी जो पेशेंट जिसको अगर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में है, अर्ली स्टेज में है, जिसका ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी से वो ठीक हो सकती थी, लेकिन अभी उन्होंने जो कि पहले ऑपरेशन कर दिया है, विच वी डोंट नो कि क्या हुआ है, क्या किया है, कैसे क्या, तो फिर इट बिकम्स अ डिफिकल्ट
थिंग टू मैनेज। तो फिर वो पेशेंट को हमें पहले कीमोथेरेपी देना पड़ता है, या फिर कभी कभी कॉन्जर्वेशन सर्जरी पॉसिबल नहीं होता, तो ट्रीटमेंट बिकम देयर इज अ कियोस ट्रीटमेंट। तो ऐसे नहीं करना चाहिए कि बाहर गए कहीं पे भी और ब्रेस्ट लम्प है सीधा निकाल दिया, तो ये तो बहुत ही गलत चीज है। तो आपके लिए क्या एडवाइस होगा उन लोग के लिए कि जिनको समझ नहीं आ रहा है कि हमें डॉक्टर ट्रीट क्या कर रहे हैं, तो उन ट्रीटमेंट में हमें प्रोसीजर में हमें पहला क्या देखना चाहिए? पहले तो सबसे पहले तो सोनोग्राफी भी करना चाहिए। कभी कभी मैं देखती हूँ कि बाहर जो पेशेंट रहते हैं बिना सोनोग्राफी के, बिना एक कोई भी रिपोर्ट किए सीधा ही सर्जरी कर देते हैं। तो सबसे पहले तो सोनोग्राफी करना भी जरूरी है, और खुद से भी थोड़ा सा मतलब डायग्नोस करना जरूरी है कि अगर लंप है तो किस चीज का है, क्या है ना। सीधे जाके उसका ये करना जरूरी नहीं है, मतलब ऑपरेशन करवा लेना। बहुत सारे पेशेंट करते हैं, सीधा जाके उसका ऑपरेशन करवा के फिर वो क्योर नहीं होता, फिर वापस आ जाते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारे विमेन हो या मेल हो, घर में जो सब मेंबर, जब ऑपरेशन की बात आती है तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। तो उसमें क्या होता है ना कि हम ज्यादा इंक्वायरी नहीं करते हैं। हमें डॉक्टर ने सजेशन दे दिया ये कि ये करना है आपको, ये है, हम कर लेते हैं। इवन मेडिसिन भी हम नहीं चेक करते हैं कि किस लिए दिया जा रहा है, इस मेडिसिन का हमें क्या इफेक्ट करेगा। लेकिन हमें एक ब्रेस्ट कैंसर सर्जन या ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके पास ही जाके ये करे। जैसे एक है हमारे जिनको लंग में प्रॉब्लम है, वो नॉर्मल डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन लंग स्पेशलिस्ट भी है उनके पास, आसपास में होंगे ही, लेकिन वहां जाके ही ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। नॉर्मल डॉक्टर से वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। मतलब डॉक्टर होते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट जब अभी तो आई थिंक ईच एंड एवरी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैव ब्रेस्ट सर्जन्स। तो ब्रेस्ट सर्जन के अवेलेबिलिटी में कोई मतलब बहुत रेयर है ऐसा नहीं है। ये फैकल्टी मतलब बहुत डिमांड में भी है, हर जगह पे अवेलेबल भी रहते हैं, क्योंकि पेशेंट बहुत है। पेशेंट है तो डॉक्टर भी है, ऐसा है। तो हमें बस वो जानना है कि आप जो डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो डॉक्टर उसकी पढ़ाई की है, और वो जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि वो सर्जन है और नहीं है, आप समझ के बात कीजिए, पूछिए डॉक्टर से। डॉक्टर आपको सही सजेशन देंगे, और आपको आपकी इलाज चल रही है तो आपको भी समझना होगा कि मैं किससे इलाज ले रही हूँ। क्योंकि डॉक्टर के जैसे डॉक्टर स्वाति ने बताया कि इनके पास वैसे मरीज भी आते हैं कि पहले कहीं और से ट्रीटमेंट कराया हो, और ऐसी जो कि ब्रेस्ट कैंसर भी नहीं है, और उनको समझ ट्रीटमेंट मुश्किल में पड़ जाता है कि कैसे होगा आगे। तो प्लीज इस सब चीज का आप ही ध्यान रखेंगे कि हमें ब्रेस्ट कैंसर के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उन्हीं से मिल लें। जैसे कोई बीमारी रहती है ब्रेस्ट की, उसको ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं रहती। हाँ, वो मेडिसिन से भी ठीक हो सकती जी। है। जैसे कि कभी कभी ग्रैनुलोमेटस मास्टाइटिस वगैरह, उसको ऑपरेशन की कभी जरूरत नहीं होती, अनलेस बहुत उसमें पस फॉर्मेशन हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, तो वो भी सब बाहर ऑपरेशन करके आते हैं। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। और बायोप्सी करना, जो भी लंप है उसका बायोप्सी करना, उसका टेस्ट करना वो बहुत जरूरी है कि आपका डायग्नोसिस क्या है, उसके ऊपर आपका ट्रीटमेंट चलेगा। आपका डायग्नोसिस ही मालूम नहीं है तो रैंडमली कुछ भी ट्रीटमेंट करने से कोई फायदा नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान हमें बहुत सारे मेडिसिन लेना भी अलाउ नहीं होता है, नॉर्मल मेडिसिन, फीवर का अलाउ नहीं होता है। इस दौरान अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो या कुछ ऐसे सिम्टम्स पड़े कि ब्रेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें डायग्नोसिस का क्या प्रोसेस है? प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, ये दोनों फेज में ना ब्रेस्ट में इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। जब भी इन्फेक्शन होता है तभी ब्रेस्ट पर रेडनेस होता है, स्वेलिंग आता है, लंप होता है, फीवर आता है। तो ऐसे ही कुछ साइंस प्रेगनेंसी रिलेटेड ब्रेस्ट कैंसर के भी होते हैं। तो यूजुअली प्रेगनेंसी के दौरान जो लेडी रहती है वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के टच में रहती है। अगर उसको कुछ लंप लगता है या रेडनेस हुआ है, वहाँ पे कोई स्वेलिंग हुआ है, तो वो गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाती ही है। गायनेकोलॉजिस्ट यूजुअली उनको एंटीबायोटिक्स, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स एडवाइस करते हैं। अगर कोई लंप ऐसे एंटीबायोटिक दे के भी नहीं जा रहा है ना, और कोई सॉलिड लंप है, उसका सोनोग्राफी किया है, सोनोग्राफी में सॉलिड लंप है
और इतना एंटीबायोटिक का कोर्स लेके भी वो नहीं जा रहे, तो फिर उसका बायोप्सी करना जरूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी रिलेटेड जो ब्रेस्ट कैंसर रहता है वो ऐसे ही प्रेजेंट होता है, इन्फेक्शन जैसा। उसमें पेशेंट के ब्रेस्ट के ऊपर पूरा रेडनेस होता है, स्वेलिंग होता है, जैसे मैंने आपको बताया प्योर ऑरेंज, मतलब वो संतरे के साल जो रहता है ना उसके जैसा स्वेलिंग आता है पूरे स्किन के ऊपर, और डिफ्यूज लंप रहता है, पूरे ब्रेस्ट हार्ड हो जाते हैं, एकदम हार्ड और कड़क हो जाती है, और उसमें दर्द नहीं होता, कैंसर में दर्द नहीं होता, जो कि इन्फेक्शन में बहुत दर्द होता है और फीवर भी रहता है पेशेंट को। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी रिलेटेड इन्फेक्शन एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड कैंसर। Though it is rare, but these cases are also there. Pregnancy related cancer भी आते हैं पेशेंट, and it is one of the aggressive type of breast cancer. तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के 1 साल के अंदर, लैक्टेशन का 1 साल, इसके बीच में जब अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसको प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। उसमें सबसे कॉमन ब्रेस्ट कैंसर इन्फ्लामेटरी टाइप ऑफ कैंसर जो है वो उसमें सबसे कॉमन कैंसर रहता है, और वो सबसे एग्रेसिव भी है वो कैंसर। इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर इज वन ऑफ द एग्रेसिव टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो उसका ट्रीटमेंट जो है इट इज ऑल्सो अगेन वेरी चैलेंजिंग, स्पेशली लैक्टेशन में तो ठीक है, बट प्रेगनेंसी में कैंसर होता है उसका ट्रीटमेंट बहुत चैलेंजिंग है। मतलब प्रेगनेंसी में हम कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स नहीं दे सकते, प्रेगनेंसी में रेडिएशन ट्रीटमेंट इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेशन, और प्रेगनेंसी में हम सर्जरी कर सकते हैं, स्पेशली फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर में। उसमें भी इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर है तो पहले कीमोथेरेपी ही देना पड़ता है। तो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका ट्रीटमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है, चैलेंजिंग रहता है। जैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, जैसे एमआर की, रूबी हॉल्सनी, तो हम लोगों का ट्यूमर बोर्ड मीटिंग रहता है। उसमें ऑल द ऑन्को सर्जन्स, ऑन्को फिजिशियंस, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, एवरीबडी इज प्रेजेंट। तो उस ट्यूमर बोर्ड मीटिंग में हम ऐसे चैलेंजिंग केसेस प्रेजेंट करते हैं, और ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू एनसीसीएन गाइडलाइंस फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। तो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर इज द थिंग कि वी शुड बी अवेयर ऑफ। लैक्टेशन में भी कभी कभी क्या रहता है कि पेशेंट को रेडनेस होता है ब्रेस्ट पर, और स्वेलिंग होता है, और कहीं पे जाते हैं वो डॉक्टर को दिखाते हैं, उनको लगता है एब्सेस है, इन्फेक्शन है, वो सीधा सर्जरी करने के लिए लेते हैं पेशेंट को। उनको लगता है अंदर पस फॉर्मेशन हुआ है, और वो कट लेते हैं तो पस नहीं आता, ट्यूमर रहता है, तो फिर बायोप्सी करके क्लोज करके बंद कर देते हैं, और फिर ऐसे डायग्नोस होता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जब भी इस तरह का कुछ भी पेशेंट हो, प्रेगनेंसी रिलेटेड ब्रेस्ट का पेशेंट, उसका सोनोग्राफी करना जरूरी है, और प्रॉपर डॉक्टर के पास ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसे माने कि आपके पास वीकली बेसिस पे कितने पेशेंट डायग्नोज हो जाते होंगे ब्रेस्ट कैंसर से? ऑन एन एवरेज, मतलब अगर कैंसर इज नॉट दैट कॉमन, मतलब मैं ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ इसलिए मेरे पास आ रहे, बट अगर आप रूटीन भी ओपीडी देखोगे तो अगर 10 पेशेंट है तो उसमें से एक या दो ही कैंसर के पेशेंट रहेंगे, बाकी पेशेंट्स मतलब बाकी कंप्लेंट्स लेके भी आते हैं। तो ब्रेस्ट पेन इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम फॉर ब्रेस्ट पेशेंट। मैस्टेल्जिया बोलते हैं उसको, मैस्टेल्जिया दैट इज ब्रेस्ट पेन। सबसे ज्यादा वो सबसे कॉमन सिम्टम लेके पेशेंट आते हैं। सबको ब्रेस्ट कैंसर नहीं रहता है, एक हाथ दूसरे पेशेंट को ही ब्रेस्ट कैंसर रहता है। मैं ज्यादातर लोगों में सुनी हूँ कि पीरियड के आने से पहले इस साइड पे लंबा ऐसे पेन होता है, और वो फर्स्ट डे ही होता है, और फिर उसके कुछ घंटे में वो चला भी जाता है। तो उसको लेके बहुत चिंतित रहते हैं यंग लड़कियां कि ये पेन क्यों होता है, हर टाइम पीरियड के पहले ही पेन क्यों होता है, और कुछ घंटों के लिए होता है। तो ये इसको तो हम रिलेट नहीं कर सकते। साइक्लिकल मैस्टेल्जिया बोलते हैं, यूजुअली इट इज ड्यू टू हार्मोन रिलेटेड चेंजेस, और उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ मेडिसिन से वो ठीक हो जाता है। और ऑफ कोर्स आजकल हम कोई भी मेडिसिन देने से पहले सोनोग्राफी, रूटीन स्क्रीनिंग तो करते ही है, अंडरलाइन कुछ है कि नहीं लंप वगैरह देखने के लिए।
इफ सोनोग्राफी इज ओके देन वी गिव सम मेडिकेशंस, वो मेडिसिन से ठीक हो जाता है। हम अभी यहाँ पे कैंसर की बात कर रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर की स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट, सिम्टम्स और डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं। तो हमें ऐसे क्या खाने में और जिंदगी में ही हम ऐसा 5 चीज डिस्कार्ड कर दे जिससे हम कैंसर की तरफ नहीं बढ़ सकते, वो क्या होगा? सबसे पहले तो यू हैव टू प्रिवेंट ओबेसिटी। हाँ। Obesity is one of the risk factor definitely, and you have to maintain your body BMI, body mass index within 23 तक भी है, अच्छा है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंस है। तो ओबेसिटी रिड्यूस करने के लिए यू हैव टू अवॉइड फ्राइड फूड, आउटसाइड फूड, देन जो भी है प्रिजर्वेटिव है ना, प्रिजर्व फूड, फ्रोजन फूड, ये सब तो डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग इज एक्सरसाइज। According to WHO, at least 45 minutes per day, moderate kind of exercise, मतलब पसीना आना चाहिए, ऐसे नहीं आराम से टहल रहे हैं, ऐसे पसीना भी आना चाहिए। 45 minutes exercise every day, at least 5 days in a week. ये है। Then you have to avoid alcohol consumption is also nowadays observing it is becoming common. So alcohol is one of the risk factor. तो वो अवॉइड करना चाहिए। एंड दिस 3 थिंग्स तो हो गए। 4th इज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए खुद से। और आफ्टर 40 years यू शुड स्टार्ट डूइंग स्क्रीनिंग मैमोग्राफी। ये अगर 5 भी चीजें आप करते हो, adapting good lifestyle, then preventing obesity, good lifestyle में आप हैबिट्स भी इंक्लूड कर सकते हो, जैसे अल्कोहल हो, और डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, doing regular breast self examination and doing regular screening of the breast, screening mammography. ये चीजें हैं, इससे आप प्रिवेंट भी कर सकते हो, अर्ली डिटेक्शन कर सकते हो मैमोग्राफी से। अर्ली डिटेक्शन से तो क्योर भी हो सकता है। बहुत टाइम में पेशेंट में ही देखा जाता है कि बायोप्सी से डरते हैं और वो पहले नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन बायोप्सी एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट के लिए कितना जरूरी है? एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट के लिए बायोप्सी मतलब बहुत जरूरी है। उसके बिना तो मतलब ट्रीटमेंट ही नहीं होगा। और सबसे पहले तो ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं वो डायग्नोस करने के लिए बायोप्सी जरूरी है। बायोप्सी इज अ सिंपल प्रोसीजर एक्चुअली। उधर लोकल एनेस्थेशिया देते हैं, उधर के उधर भूल देके छोटा सा नीडल डाल के उसका सैंपल निकाल के टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। तो उसमें नाउअडेज तो यूएजी गाइडेड बायोप्सी होता है, सोनोग्राफी गाइडेड बायोप्सी। अभी पेशेंट ब्रेस्ट लम्प का कंप्लेंट लेके आ गया तो यूजुअली जो भी सोनोग्राफी मैमोग्राफी के बाद जो टेस्ट हम एडवाइस करते हैं वो बायोप्सी लेते हैं। बट बहुत सारे पेशेंट को ऐसा लगता है कि क्या बायोप्सी क्या करना है, क्यों अननेसेसरी वो टेस्ट करना है ना, उसका क्यों खर्चा करे अननेसेसरी, सीधा आप निकाल दो लम्प, है ना, ऐसे वो समझते हैं। तो अगर हम लोग जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो डेफिनेटली वो तो नहीं बोलेंगे, फिर वो कहीं और जाके बाहर जाके फिर वो लंप निकाल के आते हैं। तो अगर उसमें कैंसर नहीं है तो फिर ठीक है, लेकिन सपोज उसमें कैंसर है तो उसका तो पूरा ट्रीटमेंट ही मतलब गलत हो गया, फिर उसको और एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अगर पेशेंट को ब्रेस्ट लम्प है, स्वेलिंग है, गांठ है, तो उसका बायोप्सी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी से डायग्नोसिस होगा कि वो लम्प किस चीज़ का है, कैंसर है या नॉन कैंसरस लम्प है। क्योंकि हर लम्प का सर्जरी अलग अलग रहता है। अगर वो फाइब्रोएडिनोमा है तो उसका जस्ट इन्यूक्लिएशन सर्जरी होता है, मतलब सिर्फ वो अगर वो बड़ा है तो वो सिर्फ फाइब्रोएडिनोमा ही निकालते हैं। अगर वो फाइलस ट्यूमर है तो उसको वाइड लोकल एक्सीजन का सर्जरी लगता है, मतलब वो ट्यूमर और उसका आजू बाजू का एरिया 1 सेंटीमीटर मार्जिन लेके वो ट्यूमर निकालना पड़ता है। अगर वो उतना का उतना निकला तो वो वापस आएगा। ऐसा है। अगर कैंसर है फिर तो उसका ट्रीटमेंट ही अलग है, फिर तो आपको पहले पेट स्कैन करके स्टेजिंग करना पड़ेगा कि वो कैंसर आपके बॉडी में कितना फैला हुआ है, और फिर ऑपरेशन होगा। और ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ वो ट्यूमर निकाले, है ना, उसमें भी वाइड लोकल एक्सीजन करना पड़ता है, और आर्मपिट्स में जो लिम्फ नोड रहते हैं उनका सर्जरी करना पड़ता है। सपोज कोई पेशेंट आता है और हमने बायोप्सी बोला और वो बाहर जाके कहीं से तो वो लंप निकाल के आए, सपोज वो फाइब्रोएडिनोमा है,
फिर तो वो ठीक है ना। लेकिन अगर वो फाइलस ट्यूमर है और उसने सिर्फ वो ट्यूमर ही निकाला है तो उसको वापस रिकरेंस होने का चांस रहता है। अगर वो कैंसर है फिर तो वो पेशेंट वापस आता है हमारे पास, फिर उसके सारे टेस्ट करने पड़ते हैं जैसे कि पेट स्कैन वगैरह, और फिर उसको और एक ऑपरेशन करना पड़ता है ना, क्योंकि वो पहले वाला जो ऑपरेशन है वो आधा अधूरा हो गया है। तो उसको BCS का ऑपरेशन करना पड़ता है, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी इफ पॉसिबल, और नहीं तो मैस्टेक्टोमी करना पड़ता है, और उसके साथ फिर लिम्फ नोड का चेकिंग भी करना पड़ता है। ऐसा है, तो उसको और एक ऑपरेशन करना पड़ता है। तो वो बायोप्सी का खर्चा बचाने के चक्कर में उसको 2 ऑपरेशन का खर्चा हो जाता है। ऐसा है, तो बायोप्सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको डॉक्टर बोलते हैं बायोप्सी, कोई ब्रेस्ट लंप है और डॉक्टर ने बोला है कि बायोप्सी करो, तो फिर वो बहुत जरूरी है। और स्पेशली मैंने आपको जो भी बायराइड्स ग्रेडिंग बताए, तो बायराइड्स 3 ऑनवर्ड्स जो भी है, बायराइड्स 3, 4, 5, ये अगर आपकी रिपोर्ट में लिखा है तो आपको बायोप्सी बहुत जरूरी है। बायराइड्स 1 और 2 लिखा है तो डॉक्टर भी नहीं बोलेंगे बायोप्सी, और आपको जरूरत भी नहीं। तो आपके यहाँ पे जो पेशेंट आते होंगे उनके लाइफ स्टाइल में क्या ऐसे चेंजेस आते हैं जो आप कॉमनली सब में देख पाते हैं कि अभी यंगर जनरेशन में भी आ रहे हैं? तो ऐसा क्या उनके लाइफ में चेंजेस हुआ था, या जैसे आप हिस्ट्री भी जानते होंगे उनके, तो उनके हिस्ट्री में ऐसा क्या निकल के आता है? जैसे ये मत करो, मत करो, वो मत करो, सब हम जान रहे हैं, लेकिन उन ब्रेस्ट कैंसर जो हुआ है पेशेंट को, वो कैसे उस लाइफ में है, क्या उनके लाइफ स्टाइल में है, उसको हम कैसे समझ पाएंगे? सी ब्रेस्ट कैंसर हैज गॉट अ मल्टी फैक्टोरियल रिस्क फैक्टर। मतलब वी कैन नॉट जस्ट पिन पॉइंट ऑन वन सिंगल फैक्टर कि हाँ ये रीजन है इसकी वजह से इसको ब्रेस्ट कैंसर। ऐसे किसी भी पेशेंट में नहीं होता। ऐसे किसी भी एक पेशेंट में single reason you just cannot pinpoint unless she is a genetic mutation patient, BRCA1 BRCA2 म्यूटेशन, उसी में हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से इसको कैंसर हुआ। और ऐसे पेशेंट बहुत कम, मतलब दे आर जस्ट 2 to 3%, आप बोल सकते हैं, बहुत ही कम पेशेंट है। बाकी तो 90% पेशेंट में यू कैन नॉट पिन पॉइंट वन सिंगल फैक्टर की उसकी वजह से उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ। बट कॉमनली आप बोल सकते हैं कि कॉमन रिस्क फैक्टर जैसे सबसे पहले तो एज है। As your age increases, your risk of getting breast cancer increases. तो after 40 breast cancer होने का रिस्क तो वैसे बढ़ रहा है। सेकंड थिंग कि फीमेल, योर जेंडर ओनली, फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है, लेकिन मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, दो इट इज वेरी रेयर, अराउंड ओनली 1%, बट मेल्स में भी होता है। थर्ड थिंग इज लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे ओबेसिटी हो गया या फिर सिलेंटरी लाइफस्टाइल। अभी आजकल हम लोग देख रहे हैं कि सिलेंटरी लाइफस्टाइल बहुत है। ब्रेस्ट कैंसर का कैसा है कि विलेजेस में, रूरल एरिया में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस कम है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज है मुंबई, दिल्ली, उसमें ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू एनी विलेज एरिया। क्योंकि विलेज में क्या है कि एक्टिविटी ज्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है। वो जो लेडी है वो खेत में काम कर रही है, घर पे काम कर रही है, उसका वॉकिंग हो रहा है ना। और अर्बन एरिया में आप देखोगे तो दो शी इज हाईली एजुकेटेड, शी इज डूइंग गुड जॉब, लेकिन सिडेंटरी लाइफस्टाइल है ना, एक जगह पे कुर्सी पे बैठ के काम कर रही है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, और अदर लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन ये है। देन प्रोसेस्ड फूड, स्टोर्ड फूड, कभी कभी तो स्टेल फूड भी, ये सब फूड हैबिट्स भी है। और जैसे विलेज की अगर लेडी है, अगर आप दो लेडीज में कंपेयर करोगे, विलेज की लेडी है, अर्ली एज ऑफ मैरिज है, अर्ली फर्स्ट प्रेगनेंसी है, और जो अर्बन लेडी है लेट फर्स्ट प्रेगनेंसी, कभी कभी तो प्रेगनेंसी ही नहीं है ना, उसको नलीपैरिस बोलते हैं, तो वो लेडी ज्यादा रिस्क है उसको ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने की एज कम्पेयर टू विलेज। तो वी शुड बी रूटेड टू आवर पेशेंट्स। ऐसा भी जो विलेज की लेडी है वो ब्रेस्ट फीडिंग करती है ना, 1 साल 2 साल, आइडियली 6 months to 1 year भी सफिशिएंट है। अर्बन लेडी है, मे बी ड्यू टू हर जॉब
or her work style, she is not able to breastfeed the child. ऐसे तो ये सब डिफरेंस है, इसकी वजह से अर्बन पॉपुलेशन में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा कॉमन। जैसे अभी अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो गांव में भी फॉर्मूला मिल्क ज्यादा चल रहा है देने के लिए। तो ये जो ब्रेस्ट फीड से अगर हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं बच्चे में, और पहले के बच्चे 1 2 3 4 तक जाते थे, 5 तक जाते थे। हमारी दादी के तो 7 बच्चे हैं, मेरी मम्मी के 4 हैं। मैं ये नहीं एडवाइस कर रही हूँ 5 6 7 बच्चे करने। नहीं, यहाँ पे हम भी नहीं एडवाइस करेंगे, लेकिन एक बात करें, अगर फीडिंग की बात कर रहे हैं तो रेगुलर उनकी लाइफ लॉन्ग फीडिंग चलती रहती थी। और आज के टाइम में है तो मैक्सिमम 1 से 2 ही जा रहे हैं, 2 भी रेयर ही हो गया है। उसके पीछे भी हमें साइंटिफिक रीजन समझना पड़ेगा। हाँ। उसमें हार्मोनल एक्सपोजर ये मेन रीजन है। तो जो गर्ल्स है उनमें अर्ली प्यूबर्टी आती है, मिनार्की अर्ली आती है। मतलब आजकल तो 8 साल में 10 साल में भी मेनार्की आ रही है। तो अर्ली मेनार्की एंड लेट मेनोपॉज, मेनोपॉज 45 तक है, ठीक है, 55 तक भी प्रोलॉन्ग हो रहा है। तो जितना नंबर ऑफ साइकिल्स रहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, उतना वो लेडी को हार्मोनल एक्सपोजर ज्यादा है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, योर पीरियड्स आर स्टॉप। तो वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में वो स्टॉप रहती है। तो वो उतना टाइम वो साइकिल्स कम रहते हैं, तो हार्मोनल एक्सपोजर भी कम रहता है। तो इट इज अ सेफ फैक्टर, यू कैन से रिस्क फैक्टर जो है ब्रेस्ट कैंसर, वो रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। तो ये रीजन है उसके बिहाइंड। हाँ, मुझे वही पूछना था कि जब ब्रेस्ट फीड हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तो उसमें रीजन क्या निकल के आता है? तो अर्ली प्रेगनेंसी स्पेशली इन 20s है ना, 20 एज में अर्ली प्रेगनेंसी और फुल टर्म कंप्लीट प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 1 year इज कंसिडर्ड टू बी अ सेफ फैक्टर टू अवॉइड ब्रेस्ट कैंसर। बट मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं कि 18 साल में बच्चे हो गए ना, 4-5 बच्चे हैं, सबको फीडिंग किया लेकिन उसको ब्रेस्ट कैंसर है। हाँ। तो ऐसे भी पेशेंट आते हैं। तो इट्स नॉट लाइक एवरीथिंग इज नॉट लाइक थियोरेटिकल, मतलब टेक्स्ट बुक में जो दिया है वैसे ही आप पाओगे, ऐसे नहीं है। तो प्रैक्टिकल थिंग्स आर ऑल्सो समटाइम्स दे टेक डिफरेंट टर्न। ऐसे भी लेडीज है जिनको 3-4 बच्चे हैं, 18 साल के इससे बच्चे हुए, फीडिंग किया है, लेकिन उनको ब्रेस्ट कैंसर ऐसे भी है। हाँ, लेकिन ज्यादा कॉमन ऐसे है कि जो लेट मैरिज, लेट फर्स्ट प्रेगनेंसी है, या उनको बच्चे ही नहीं है, जिन्होंने फीडिंग नहीं किया है या हार्मोनल कुछ ट्रीटमेंट लिया है, वो ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू दिस रेयर केस। ऐसे मैं सोच रही हूँ कि मतलब वही कंपेयर आ जा रहा है दिमाग में हमेशा कि पहले की लाइफ स्टाइल फिर सही थी। हाँ। हम अभी उसको बहुत चीजें डिस्टर्ब हो जाती है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई है। अभी आप कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो, कोई पता नहीं है। स्ट्रेस, हाँ, स्ट्रेस से भी बहुत सारे कहा जाता है कि आप बीमारियां का जन्म देते हो। आप स्ट्रेस के कारण बहुत सारे ऐसे बीमारियां जो जन्म ले लेती है आपके बॉडी में, तो वन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है स्ट्रेस। और ऐसे कुछ डाटा नहीं है। हाँ। कि कोई ने कोई ऐसे डेटा प्रेजेंट नहीं किया है। हाँ। बट ऑफ कोर्स स्ट्रेस कैन कॉज मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल कि मुझे एक डॉक्टर ने ही बताया कि आप समझते हो कि स्ट्रेस है, कोई टेंशन हो गई बात के, उसका हम स्ट्रेस लिए हैं, नहीं, आप वो स्ट्रेस से आपके बॉडी में मल्टीपल कैरी नहीं करना चाहिए। हाँ, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आप पैदा कर रहे हो उस स्ट्रेस से। तो मुझे वो चीज सुन के बहुत ही ज्यादा लगा कि हम झूठ के ही कुछ चीज को कैरी ऑन करते रहते हैं कि अरे इसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे झगड़े हो गए, उसका ये हो गया, मेरा ये पब्लिश होना था, वो डिले चल रहा है। तो वो सब का स्ट्रेस लेके कुछ होगा नहीं। काम रहना, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और मैंने देखा है ना कि मेरे पास तो बाकी नॉट नेसेसरी सारे कैंसर के पेशेंट, कुछ ग्रैन्युलोमेटस मास्टाइटिस करके एक ऑटो इम्यून डिसीज है। वो पेशेंट मैंने देखे हैं, मोस्टली दे आर IT पीपल एंड हु आर डूइंग नाइट ड्यूटीज। तो जो डिस्टर्ब सर्कैडियन रिदम है ना, और ज्यादा स्ट्रेस है, उनमें ये ऑटो इम्यून रिलेटेड डिसीजेस पाए जाते हैं।
तो अभी तो बहुत सारे लोगों का नाइट ड्यूटी होता है और वो सोते उनमें ये ही रहता सुबह है में ना, है। इनमें ये स्ट्रेस, ऑटो इम्यून डिसीजेस और डिफरेंट टाइप, इवन डायबिटीज, हाइपरटेंशन, multiple diseases you can see. These are common due to this altered circadian rhythm. तो जब पेशेंट आपके पास आते हैं फर्स्ट की ट्रीटमेंट, अब वो डायग्नोज हो गया है ब्रेस्ट कैंसर से, इमोशनल बैक डैमेज जो कहते हैं उन लोग का होता है, तो उस पे कैसे काम किया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस जोन में, और जब पता चलता है तो उनकी फैमिली पूरा इफेक्ट कर जाती है उस चीज से कि अरे क्या होने वाला है, अब आगे के 6 महीना कैसे बीतेंगे। तो उसके लिए आप आने वाले पेशेंट को क्या सजेशन देना चाहेंगी? कि ऑफ कोर्स उनको फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, उनको पार्टनर का सपोर्ट है ना, फैमिली का सपोर्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बट एवर आई हैव ऑब्जर्व इन माय प्रैक्टिस कि वुमेन दे देमसेल्व्स आर वेरी स्ट्रांग, दे आर ऑलवेज स्ट्रांग एंड दे आर आल्सो कैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजंस। और उनको मतलब स्ट्रगल करना है, जीना है, ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी इम्पोर्टेंट। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, जो भी पेशेंट पॉजिटिव एटीट्यूड से ट्रीटमेंट करते हैं उनका रिजल्ट भी अच्छा ही आता है। ऐसे तो मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और एक मैंने देखा है कि जैसे सर्जरी के बारे में, जैसे पेशेंट को ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी करना है या मैस्टेक्टोमी करना है, तो मेनी टाइम्स शी वांट ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी, बट बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर शी इज लाइक फोर्स्ड टू अंडरटेक मैस्टेक्टोमी सर्जरी। ये भी रहता है, तो उनको फुल फ्रीडम ऑफ डिसीजन देना चाहिए फैमिली ने, और उनको फुल सपोर्ट करना चाहिए लेडीज को। लेडीज आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड दे फाइट वेल, दे फाइट वेरी वेल, और उनका प्रोग्नोसिस भी अच्छा ही रहता है। बट यही है कि अपने इंडिया में थोड़ा सा उनको और सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट मिलना जरूरी है। क्योंकि फैमिली सपोर्ट आपको आपके पास है तो आप जहाँ पे 50-80% लड़ रहे हो वो 100% हो जाएगा कि हम क्योर हो ही जाएंगे। स्ट्रेस नहीं रहेगा, सब स्ट्रेस फैमिली लेके बैठे रहेंगे कि कैसे होगा, कैसे इस पे काम किया जा सकता है। तो उनको बीमारी से लड़ने दो, स्ट्रेस उनका आप देख लो। मैं कुछ मेरे पेशेंट्स को देखती हूँ, यंग पेशेंट्स एक हाथ से कीमोथेरेपी ले रहे, एक हाथ से लैपटॉप पे काम कर रहे, तो दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। हाँ, बट अदर हैंड ऐसे भी कुछ पेशेंट रहते हैं कि जो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, उनको लगता है कि जैसे अभी कैंसर डिटेक्ट हो गया, पूरा मतलब जिंदगी खत्म हो गई। तो ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है ना। तो ब्रेस्ट कैंसर में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, देर आर मल्टीपल ऑप्शंस है ना, आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है, अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और उनका प्रोग्नोसिस भी अच्छा है। बस आपको वो सब करना है। और अभी कभी कभी मैं देखती हूँ कुछ पेशेंट, जैसे उनका सर्जरी हो गया, राइट, कैंसर रिमूव कर दिया, इधर ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी किया है और मैस्टेक्टोमी किया, वो वापस आते ही नहीं है। तो जो आगे का ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी लगने वाला था, रेडिएशन ट्रीटमेंट लगने वाला था, वो लेते ही नहीं है। उनको लगता है कि हाँ मेरा ऑपरेशन हो गया, मेरे बॉडी से वो ट्यूमर चला गया तो मैं ठीक हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। you should not be fear of it, but you should take it seriously. तो वो क्या करते हैं, वापस ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, कीमोथेरेपी, रेडिएशन ट्रीटमेंट, और गायब हो जाते हैं। फिर 1 साल बाद वापस रिकरेंस लेके आते हैं, क्योंकि कैंसर ये चीज है ना कि उसका पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट करना जरूरी है, तो ही वो आपके बॉडी से पूरा इरेडिकेट होगा, है ना, पूरा चला जाएगा। अगर आपने आधा अधूरा ट्रीटमेंट लिया तो वो तो वापस आना ही है, आ जाएगा, कल आएगा या कभी भी, लेकिन वो तो वापस आके ही रहेगा। इसलिए आपको ट्रीटमेंट कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं है कि सर्जरी हो गया अभी मैं ठीक हो गई, ऐसे नहीं। जैसे डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं आपके स्टेज के अकॉर्डिंग, ट्यूमर बायोलॉजी के अकॉर्डिंग, अगर आपको कीमोथेरेपी एडवाइस किया है तो आपको कीमो लेना पड़ेगा, अगर आपको रेडिएशन ट्रीटमेंट एडवाइस किया है तो वो लेना बहुत जरूरी है। वो नहीं लिया तो आपको रिकरेंस डेफिनेटली होगा, वापस से आएगा। ऐसे।
हाँ, क्योंकि अगर ऑपरेशन हुआ है तो उसके आसपास में भी तो सेल्स होंगे जो केमो से जाते होंगे, रेडिएशन से जाते होंगे। करेक्ट करेक्ट। तो कुछ तो ऐसा ट्रीटमेंट होगा जो अगर एडवाइस दिया है डॉक्टर ने तो कुछ सोच समझ के ही दिए होंगे। ऐसा नहीं कि ब्रेस्ट कैंसर वहाँ पे है ब्रेस्ट में तो वहीं पे है, ऐसे नहीं है। कैंसर के सेल्स अगर आपके बॉडी में मतलब सर्कुलेट हो रहे हैं तो उनको भी मारना जरूरी है, जिसके लिए है कीमोथेरेपी करते हैं। और अगर ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी किया है तो सिर्फ ट्यूमर निकाला है, बाकी के ब्रेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए रेडिएशन ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, वरना वो वहाँ पे वापस आएगी। जी, थैंक यू मैम, आपने बहुत डिटेल से हमें समझाया कि सिम्टम क्या होता है, डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, हमारे पास ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है और किन किन कारणों से ये फैल रहे हैं और क्या क्या हम मिस्टेक्स करते आते हैं अपने ट्रीटमेंट के दौरान, सर्जरी के बाद भी क्या मिस्टेक्स हमारे से हो रही है और उसके कारण वापस ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो जा रहा है बॉडी में। तो इन सब का जो चीज़ है और बहुत सारे लोग होंगे इस सिलसिले में और ब्रेस्ट कैंसर से लड़ रहे होंगे, तो आपसे मिलना चाहते होंगे, डिस्कस करना चाहते होंगे अपनी प्रॉब्लम, तो आप किस किस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं उसकी डिटेल जानकारी दे दीजिए। आई एम अटैच विथ रूबी हॉल क्लिनिक, जो स्टेशन रोड वाला है, मेन रूबी हॉल क्लिनिक, वहाँ पे कैंसर सेंटर है। तो आई एम मोस्ट ऑफ द माई प्रैक्टिस आई एम डूइंग कैंसर प्रैक्टिस इन रूबी हॉल क्लिनिक। आई एम ऑल्सो अटैच टू मणिपाल हॉस्पिटल। आई हैव माई ओन क्लिनिक, it is called wellness clinic, it is there in Chandan Nagar, bypass road. So I am attached to these three places and most of the surgeries I am doing in Ruby Hall Clinic, Manipal Hospital. जैसा कि आपने देखा और समझा कि किस तरीके से डॉक्टर स्वाति ने हमें समझाया है कि ब्रेस्ट कैंसर से हम कैसे फाइट कर सकते हैं, कैसे उससे उभर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट उपलब्ध है, तो बहुत डिटेल में डॉक्टर स्वाति ने हमें एडवाइस दी है और हमें समझाया है सिंपल शब्दों में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको, आपकी फैमिली में कोई भी ऐसे प्रॉब्लम में है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, ना कि आप, और डॉक्टर से भी उनसे जो कि जिनका ब्रेस्ट कैंसर पे एक्सपीरियंस हो, वो एक्सपर्टीज रखते हो उनके ऊपर, तो ज़्यादा अच्छा होगा, ना कि कहीं भी जाके आप ऑपरेशन करा लें। तो मेरे आज के कन्वर्सेशन से एक चीज़ तो मैंने सीखा है कि किसी भी जगह पे आप जाके ऑपरेशन मत कराइए, खासकर ब्रेस्ट कैंसर जैसे कैंसर की बीमारी का। तो हमारे पास एक्सपर्ट है, आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, एक्सपर्ट सर्च कीजिए और आपको मिल जाएंगे। और डॉक्टर स्वाति का हम डिटेल जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं और इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट गेस्ट के साथ, नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।